मुल्क की सरहद की बराह रास्त या बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत के हिमायत याफ्ता फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल खवारिज अवाम और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कारफरमा है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से इज़हार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का फख्र है। सिविल सोसाइटी और नौजवान नस्ल का किरदार पायदार तरक्की में कलीदी है। बलूचिस्तान मुतहर्रिक और मुहिब्बे वतन लोगों से मालामाल है, जो इसकी असल दौलत है। बलूचिस्तान की मईशत में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। इन मौके से अवामी फायदा यकीनी बनाना लाजिम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अब तक 8 जंगें खत्म करा चुका हूं। 2 हफ्ते में चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामलात पर बात करूंगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि अगर मैंने मशरिक़ वुस्ता में अपने इत्तेहादियों से दरख्वास्त की तो वो गजा में एक बड़ी फौजी कुव्वत के साथ दाखिल होकर हमास को सबक सिखा देंगे। इस्राइल और हलीफ ममालिक हमास के खिलाफ कार्रवाई से रोक रखा है। अभी कार्रवाई ना करें। धमकी इस शर्त से मशरूत है कि हमास जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में अहम मुलाकातें। मुफ्ती मुनीब रहमान की रहायशगाह पहुंचे, जहां मुफ्ती मुनीब रहमान की सरबराही में मुमताज़ उलमाए अहले सुन्नत से मुलाकात की। कहा कि वफाकी हुकूमत ने मसाजिद और मदारिस के उमूर में दखल अंदाजी न करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। हमें कामयाबियां भी मिल रही हैं। इकट्ठे रहने की जरूरत है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से मुतालिक बयानी की जंग जारी है। पाकिस्तान को सेमीकंडक्टर्स के मैदान में अल्लाह ने वसाइल से नवाजा है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, हमारी जिम्मेदारी है वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का सबसे कीमती सरमाया है। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुताबिक मंसूबे शुरू किए। FBR, डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकॉनमी और डिजिटल वॉलेट्स हमें मंसूबों में शामिल हैं। और ट्रॉफी चाहिए, दुबई आइए, ले जाइए। सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी के लिए लिखे गए भारतीय बोर्ड के खत का जवाब दे दिया। 2 टोक अल्फाज में कहा, नवंबर के पहले हफ्ते में तकरीब होगी। कभी ट्रॉफी भारतीय टीम को देने से इनकार नहीं किया। आज भी उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि ACC के दफ्तर में आए और ट्रॉफी ले जाए। भारतीय बोर्ड के अहदेदार किसी एक खिलाड़ी के साथ तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। एशिया कप 2025 की फातेह भारतीय टीम ने ACC के सदर मोहसिन नकवी से फाइनल मैच जीतने के बाद ट्रॉफी वसूल नहीं की थी, जिस पर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी वापस ACC के दफ्तर भिजवा दी थी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर आखले बशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। ये आज तो क्रिकेट से शुरू करेंगे सादिया। टेस्ट मैच से टेस्ट भी एक बड़ा इम्तिहान है हमारे लिए इस वक्त, क्योंकि कल हम जितने आउट करना चाह रहे थे उतने नहीं किए, लेकिन उससे बड़ा एक और टेस्ट है, इम्तिहान है। वो हमारे पड़ोसियों के लिए बना हुआ है। वो है एशिया कप की ट्रॉफी। एशिया कप जीत के भी ट्रॉफी भारत को मिल के नहीं दे रही है। अब एक नया मामला सामने आ गया जनाब जी, और वो ये कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो खत था उनकी जानिब से आया था उसका जवाब दे दिया है। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि बिल्कुल आप लेकर जा सकते हैं जब ये ट्रॉफी लेकर जाना चाहें, लेकिन उसके लिए होगी एक तकरीब। तो अब वो तकरीब में क्या शराइत है? भाई 2 टोक जवाब दिया है। भारतीय टीम को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी चाहिए तो 10 नवंबर को होने वाली तकरीब में आकर वसूल कर ले। उनका ये भी कहना था कि भारतीय बोर्ड का कोई एक अहदेदार और एक खिलाड़ी जो ये समझता है, तो खैर तो हम कह रहे हैं कि जो समझता है कि खेल से बहुत सारी चीज़ें ऊपर है, वो आए और ट्रॉफी ले जाएं। अब इस पे मजीद जो सूरत हाल बनती जा रही है सादिया, अब इस पे मेरा एक सवाल है। सिर्फ हमारा आपस में नहीं, बट ये पूरी दुनिया पूछ रही है। हॉकी में मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। अभी रिसेंटली कबड्डी का एक टाकरा हुआ है और उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान की टीमें, और इट वॉज नॉट जस्ट अ हैंडशेक, वो इकट्ठे बैठे हुए हैं, गले मिल रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। और इससे पहले भी जो इवेंट्स हो रहे थे ना, इवन एशिया कप से पहले भी आधे इवेंट हुए हैं। रिमेंबर स्क्वॉश का इवेंट हुआ है, कोई MMA का भी इवेंट हुआ है, उसमें इंडियन और पाकिस्तानी खेल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। टाइम फैसल, आई वांट टू टेक यू बैक। ये अभी हमने देखा है कि विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में, चूंकि वो इंडिया में हो रहा, लाइक श्रीलंका में हो रहा है और ये सारे मामलात वहाँ पर,
तो उसमें आप देखोगे कि पहली दफा ऐसा हुआ कि जी पाकिस्तान इंडिया जो है वो हाथ नहीं मिलाएगा, बट इससे पहले ये नहीं होता था। कोई भी ऐसा सिनेरियो होता था ये पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट तक महदूद होता था, दैट टू मेन, विमेन क्रिकेट तक भी ये नहीं आता था। वहां पर भी सिर्फ ये इसलिए लाया गया है क्योंकि एशिया कप के फौरन बाद ही ये वर्ल्ड कप का इवेंट था विमेन का, वो मेरे ख्याल में वहां पर उसको एक हाइप क्रिएट करने के लिए वहां तक लेकर आए हैं। वरना बात वही है जो आपने पहले भी कही थी कि इट्स अबाउट आई बॉल्स, इट्स अबाउट कि क्रिकेट जो है मेंस क्रिकेट कितने आई बॉल्स ले लेती है और वहां पर आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अदरवाइज देयर इज नथिंग एल्स इन दिस। एब्सोल्युटली। चलिए इस पे हम बात कर लेते हैं और इसके साथ साथ हम जो टेस्ट मैच चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट साहब और थोड़ी देर में फॉर्मर क्रिकेटर शोएब मकसूद भी हमें ज्वाइन करेंगे। अलीज़ा अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम वी वुड हैव लव टू टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका पाकिस्तान टेस्ट मैच, लेकिन जो इस वक्त भारत ने क्रिकेट के साथ किया हुआ है उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब भारतीय नाराज़ बड़े हैं, उन्होंने ख़त लिखा कि जी ट्रॉफी दें, उनको कह दिया कि आपको चाहिए ना तो आए और आके ले लें, मुझसे ले लें, ACC के दफ्तर में ले लें। तो क्या इशू है अब, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि BCCI जाएगा अपने ACC के ICC के पास और उनसे जाके बोलेगा देखें देखें अंकल ये हमें ट्रॉफी नहीं दे रहे। एब्सोल्युटली और उन्होंने रिसेंटली श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी अपने साथ रैली किया है, सपोर्ट ली है कि किसी तरीके से हमें इस तरीके से सपोर्ट मिल जाए तो हम ICC को जब अप्रोच करें तो हमारा केस काफी स्ट्रांग हो। इंडिया के यहाँ पे एक चीज समझनी चाहिए कि व्हेन इट कम्स डाउन टू इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ स्पोर्ट व्हिच शुड नॉट बी लिंक्ड विद पॉलिटिक्स। हम लीगल स्पोर्ट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, स्वीडन यूक्रेन खेल रहा है, अक्सर यूरोपियन क्वालिफायर्स खेलता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जो दुनिया में होते हैं जहां अक्सर स्पोर्ट के बेसिस के ऊपर भी राइवलरीज चल रही होती हैं और साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी राइवलरीज चल रही होती हैं। पर हमने कभी नहीं देखा, फीफा के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि डू नॉट ब्रिंग पॉलिटिक्स, वॉरफेयर्स इनटू द स्पोर्ट, क्योंकि दिस स्पोर्ट बेसिकली जो डिजाइन किया जा रहा है आजकल के दौर में उसको एक प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज किया जा रहा है जहां पे हम अपने सारे डिफरेंसेस भूल के एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाकर एक अच्छा माहौल बना के हम उसको खेलें, व्हिच इज कंसिडर्ड कि शायद एक स्पोर्ट एक ऐसी फील्ड है जहां पे किसी भी किस्म का कोई भी किस्म का आपका पॉलिटिकल कोई वॉर चल रही है या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है उसको साइड पे रख के उस प्लेटफॉर्म को यूज करके, स्पोर्ट के प्लेटफॉर्म को यूज करके जो गेम्स हैं उनका मकसद ही ये है ना, गेम्स करवाई ही क्यों जाती हैं, वो इसीलिए की जाती है बिकॉज आप पीस को प्रमोट करना चाहते हैं, आप वेलबींग को प्रमोट करना चाहते हैं, दैट इज, अदरवाइज आपको खेलने की जरूरत क्या है। आपने फीफा की एग्जांपल दी, वी केम टू अ पॉइंट जब इसराइल के ऊपर स्पेन और बहुत सारे बड़े मुमालिक उनके साथ अलाइन नहीं कर रहे थे, बट फीफा डिसाइड कि नहीं गेम को गेम तक रखा जाए, जहां पर ये सवाल उठाया गया कि ठीक है फिर आप ईरान को भी पीछे ना रखें, ईरान को भी मौका दें कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बने। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि एक जो लॉबिंग है वो वहां पर काम कर जाती है दिस वे और दैट वे, यहां पर नहीं हो पा रहा ओनली बिकॉज ICC कौन है उसके पीछे हम ये जानते हैं। तो मेरे ख्याल में दीगर टीमों को ये फैसला करना होगा कि उनकी लॉबिंग में किसी भी एक टीम को अगर टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिक्स का तो उसको बैक किया जाए। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जैसे मैंने फीफा को मेंशन किया, इसी तरीके से यहाँ पे ICC को एक स्टैंड लेना होगा कि देखें मोहसिन नकवी इज नॉट ओनली पाकिस्तानी but he's also the president of the Asian Cricket Council. तो आप किसी पाकिस्तानी से नहीं ले रहे हैं, आप president of the Asian Cricket Council से ले रहे हैं जो कि एशिया कप हुआ उसके एक तरीके से president हैं, क्योंकि वो Asian Cricket Council को represent करते हैं। तो I think there ICC would need to take a stand in order to maintain the beauty of the game. अगर ICC इसके ऊपर stand नहीं लेता और वो किसी तरीके से अपनी पावर का यूज करके या डिफरेंट एंगल यूज करके दे से कि नहीं मोहसिन नकवी शुड नॉट गिव द ट्रॉफी टू इंडिया, देन इट्स गोना बी अ वेरी वेरी बैड इमेज, इट विल बिकम क्रिकेट के लिए एक बहुत बुरी इमेज बन जाएगी इस सिचुएशन में। तो आई थिंक ICC नीड्स टू टेक अ स्टैंड, वो ये बोलेगा कि पॉलिटिक्स और वॉरफेयर आप साइड रखें। विल ICC टेक स्टैंड? अब प्रॉब्लम ये है ना सर, प्रॉब्लम यह है कि BCCI जाएगा किसके पास? ICC के पास। ICC में कौन है? वो हजरत जो अफगानिस्तान में जो स्ट्राइक होती है तो उसकी एक फेक न्यूज़ को
इंस्टीट्यूशनलाइज करवाते हैं आईसीसी से। तो Exactly. अब उन्होंने रैली अराउंड किया था, बट यू नो व्हाट, क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू मोहसिन नकवी एज वेल। अभी तो सब ये देख रहे हैं ना कि ट्रॉफी नहीं दी तो ये सारी चीजें। उससे पहले की गेम अली रजा, यू नो इट वेरी बेटर, जिस वक्त वो इजलास हो रहा था उसको फेल कराने की कोशिश की बांग्लादेश वाला, और उसमें भी फिर लालच दिए गए दीगर बोर्ड्स को। तो मैं चाहूंगा उस पर थोड़ा सा उस पर भी अहाता कीजिएगा। एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? अब ये तो चीज हो गई ना, अब रिफ्ट बरकरार है, कुछ ऐसी भी खबर आ रही थी आईसीसी करेगा, बैन वैन कर देगा, तो क्या सिचुएशन है उसकी? देखिए, आईसीसी कैन नॉट बैन जो एशिया के टॉप टीम्स है। आईसीसी कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। लेट्स फेस इट, आपका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इतना दुनिया में नहीं देखा जाता, आपका वेस्ट इंडीज इंग्लैंड नहीं देखा जाता जितना आपका पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन द वर्ल्ड इज वॉच्ड ऑल ओवर। I don't think ICC can actually take any stand against Pakistan at this point. क्योंकि ज्यादातर आई बॉल्स, जिस पे अभी थोड़ा पहले भी बात कर रहे थे, आई बॉल ज्यादा इसी मैच को मिलती हैं, whether it's played in Pakistan, whether it's played in Dubai, whether it's played in India. The major eyeballs of cricketing world goes to Pakistan versus India, whether it's a T20, whether it's an ODI, whether it's going to be a test match, सारी eyeballs उसको मिलेंगी। I don't think पाकिस्तान is one of the biggest nations in Asia जो इंडिया के साथ खेलता है। I don't think there's any other bigger team in Asia at this point. Having said that, India will rally different countries. Now, this is where the ICC's point of view comes in. Is what if India has rallied Bangladesh, Sri Lanka, and Afghanistan to actually approach ICC कि नहीं देखें ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, and I really believe and I really love Mohsin Naqvi for taking a stand here, बहुत जबरदस्त स्टैंड उन्होंने लिया है। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड ऑल्सो लुक एट देयर एलाइज इन क्रिकेट कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द गेम कौन कौन सी कंट्रीज ये बोल सकती हैं कि लुक, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसीसी, he should be the one to lead. You cannot ask to replace the president of the ACC and some other person to give the trophy. I think this is where the beauty of the game is going to get maintained, and the pressure on ICC will be there to actually give this decision out in favor of Mohsin Naqvi. Ali, let's talk about test. अभी साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल जिस तरह से फर्स्ट बैट कर रहा था, आई डोंट नो, मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम इसको लेके जा सकते हैं 400 तक, लेकिन वो पाकिस्तानी टीम ही क्या जो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरा उतर जाए। वी स्टार्टेड वेल, आई थिंक कल हमने 4 विकेटें उनकी गिरा दी साउथ अफ्रीका की। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टुडे? Despite the fact that I wanted Pakistan to cross a 450 margin at the very least, I still think we are in a very good position to actually win this test match also. 184 for 4 down, we are on day 3 of this test. अगर किसी तरीके से हम इनको ट्रेल पे ही, for example 180, 50 के ट्रेल पे ही अगर हम इनको रोक के बैटिंग करने पर आ जाते हैं and we put on a score for 200, 250, I think Pakistan does have a very good chance of winning this test match before the end of day 5. मुझे अभी भी लगता है कि हमारी पोजीशन इतनी खराब नहीं है, still have a very good chance of winning this test match also. अच्छा, meanwhile Ali, we are trying to connect to शोएब मकसूद as well, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। ओके, डू वी हैव हिम? अगर हम ओके, शोएब मकसूद भी हमें ज्वाइन कर चुका है। शोएब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं आप। तो शोएब, इससे पहले कि मैं आपसे टेस्ट मैच पे बात करूं, एक चीज़ बड़ा ज़रूरी है बात करना, वो ये कि शाहीन शाह अफरीदी, उनको ओडीआई का कैप्टन बना दिया गया है। तो ये जो एक मैरी गो राउंड है 2023 से चल रहा है हमारे साथ कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, एक गुना और सही, तो शाहीन शाह अफरीदी के कप्तान बनाने को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर कैप्टनसी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए का पीएसएल में तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा पर्सनली एक कैप्टन मजरी होने चाहिए टीम फॉर्मेट्स में, और मुझे लगता है अगर कैप्टनसी शाहीन शाह को देनी की थी तो T20 की दी जाती। आई थिंक मोहम्मद रिजवान को ही अभी वनडे का कैप्टन होना चाहिए था। वनडे की कैप्टनसी एक डिफरेंट कैप्टनसी है, और मोहम्मद रिजवान भी एक अच्छे कैप्टन है, और वनडे और टेस्ट तो पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट फिगर भी हैं। तो शाहीन शाह मुझे ऐसा लगता है अभी T20 की कैप्टनसी देनी चाहिए थी, और उनको ग्रूम करना चाहिए था कैप्टनसी के लिए। ठीक है जी, ये तो हो गया अबाउट कैप्टनसी। इसमें मुझे ये बताइएगा कि हम दूसरे टेस्ट में एंटर हो गए हैं, वी डिड वेल कल, काइंड ऑफ वेल, हमने 4 विकेटें उनकी गिरा भी दी। आज मैच दोबारा शुरू हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप इस परफॉर्मेंस को? पहला मैच हरा दिया हमने साउथ अफ्रीका को, इसमें क्या एक्सपेक्ट, कैसी परफॉर्मेंस आपको लग रही है? सबसे पहले तो सर मुझे ना इस सीरीज में पिचेस देख के बड़ा मजा आ रहा है। अगर आप पिछली कुछ में
तो एक बहुत ही पैथेटिक इस सेंस में थी कि वो क्रिकेटिंग पिचेस नहीं थी। इस दफा आप देख रहे हैं कि प्लेयर डोमिनेट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको बैट्समैन भी स्कोर करते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान लकी रहा है दोनों टेस्ट मैचेस में कि हम टॉस जीते हैं, और मेरा मानना है कि पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में थोड़े रन ज़्यादा लगाने चाहिए थे। बट बैटिंग के बाद पाकिस्तान इस पिच पे आई थिंक 30-40 रन की लीड भी ले लेता है, तो थर्ड इनिंग्स पाकिस्तान को खेलनी है, उसके बाद चौथी इनिंग्स साउथ अफ्रीका को खेलनी है। तो मेरा सिल भी बैटिंग कर गया तो पाकिस्तान रखना दी। अच्छा ठीक है, शोएब हमारे साथ है। अली रज़ा, आपकी तरफ मैं अगर आऊँ, अगर हम थोड़ा सा इसको माइन्यूटली भी देखें, कल जब दिन का आगाज़ हुआ पाकिस्तान वॉज इन अ वेरी गुड पोजीशन और दोनों रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन क्रीज पे मौजूद थे। लेकिन मैं अगर पूरे फर्स्ट इनिंग्स की बात करूं, वी हैव गॉट प्रॉमिसिंग स्टार्ट्स। अब्दुल्ला शफीक उनसे ड्यू था 57 उन्होंने किए, फिर शान मसूद 87 किए, फिर सऊद शकील 66 किए, सलमान अली आगा 45 किए। हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं क्या इनको कन्वर्ट करने में? बिकॉज यस, शान मसूद ने बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला, बट व्हेन यू आर नियरिंग वन माइलस्टोन, और ये मैं खुदगर्ज होने की बात नहीं कर रहा, बट जब आप माइलस्टोन करीब होने की बात कर रहे होते हैं, माइलस्टोन मैटर्स इन टेस्ट मैचेस। व्हाट इफ आप सेंचुरी के लिए चले जाते हैं, व्हाट इफ सऊद शकील सेंचुरी के लिए चले जाते हैं, इट वुड हैव मैटर्ड अ लॉट। आई डोंट नो कि नर्वसनेस है या क्या है, बिकॉज शान मसूद के जहन में एक गेम प्लान है, वो उसी हिसाब से चलते हैं। आपको लगता है कि उस गेम प्लान को थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहिए था? दे वुड हैव गॉन फॉर द बिग माइलस्टोन्स सो दैट वो कैरी करते। देखिए, व्हेन योर जो आपके साथ जो बैट्समैन है, जो आपके बैटिंग ऑर्डर में जो बैट्समैन आपके साथ होते हैं, उन पे कितना आप प्रेशर दे सकते हैं अगर आप आउट हो गए, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यू आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट द गेम प्लान, आप उस सेंस में भी सोच रहे होते हैं कि अगर आप आउट हो गए तो क्या हो गया। तो आई थिंक कि शान मसूद, जो मैंने कल ऑब्जर्व किया, शान मसूद को काफी रिलैक्स खेलना चाहिए था, एंड रादर देन कि वो एक छोटे छोटे स्टेप्स रखते, उनका एक मेजर टारगेट होना चाहिए था कि देखिए मैंने पर्सनली इस तरफ जाना है और मैंने इतना स्कोर करना है। I personally felt like कि वो थोड़ा सा माइंड से नर्वस डिस्टर्ब खेल रहे हैं। He's worried about the initial कि हम कहाँ तक स्कोर खेल सकते हैं, rather than a smaller milestone for himself personally. That is what I personally felt कि ये शायद थोड़ा सा वो प्रेशर ज्यादा ले गए, नर्वस हो गए, and he's not able to pick out his smaller steps, milestones के जो वो कर सकते। लेकिन someone is not able to take bigger steps as well. Yeah. Ali, I really have a question about Babar Azam. What do you think? Where, I mean, डोमेस्टिक खेल कर आए हैं, मुझे ऐसा लगा है कि जो एक मीडिया का सर्फ प्रेशर था उनके ऊपर, वो भी अब कम हो गया। पीपल आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट, नॉट बैंटरिंग हिम, ये सारी चीज़ें अलग हो गई हैं। बट येट अगेन द सेम मिस्टेक्स, उसी तरह से वो आउट हो जाते हैं, उसी तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं कल स्कोर कार्ड देख रहा था एंड आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग। बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हमारे लाइनअप्स में हैं इस टाइम, आई एम नॉट गोना नेम नेम्स, बट बहुत सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो ना T20 फॉर्मेट में चल रहे हैं। स्कोर लाइन, जो उनका रन रेट है, जो उनकी बॉल्स प्लेड है, जो उनके रन स्कोर्ड हैं, इट्स प्रीटी सिमिलर इन दिस टेस्ट मैच टू द T20 का एंड टू द ODI का। तो तीनों फॉर्मेट में वो एक ही स्कोर लाइन पे एक ही एवरेज के साथ चल रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज वेयर PCB needs to make a decision कि नहीं, अब हमने इनको बहुत चांस दिया, हमने इनको तीनों फॉर्मेट में देखा, यहाँ तो हम इनको बेसिक्स पे ले जाएं, इनको जीरो से ग्रूम करें, जीरो से ट्रेन करें, बाहर से ट्रेनर लेकर आना है, या पाकिस्तानी कोई ट्रेनर, अच्छा बैट्समैन या बॉलर, जैसे मिसाल के तौर पे सईद अनवर है, अगर उनको ट्रेनिंग के लिए लेकर आना है, एक पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, या तो हम वो प्रोवाइड करें, या फिर हम बाहर से कोई ट्रेनर ले आए। इफ दैट डजंट वर्क, तो फिर हम एक न्यू टैलेंट की तरफ जाए। पर्सनली आई फील लाइक कि हमने तीनों फॉर्मेट में कुछ प्लेयर्स को, कुछ बैट्समैन को टेस्ट किया, उनका एवरेज, उनका रन स्कोर, बॉल्स प्लेड is equivalent to the T20 format. Whether it's T20, whether it's Test, unka scorecard same hai. So I think at this point what we need to do is, rather than focusing on older talent, जो हमारे पुराने talent हैं, जो हमारे जैसे मोहम्मद रिजवान हो गए, we should focus on newer talents. We should focus more on the batting side of things, थोड़ा सा bowling से हटके। Okay. मुझे ये लगता है कि for a very long time we've been focused on our bowling side. Trainings के अंदर मैच को हम जब भी अक्सर इवन एज अ फैन, अगर हम कोई मैच देखें और हम बैटिंग में 200 रन या 220 बना लेते हैं, तो अक्सर हम बोलते हैं नहीं यार, अभी हमारी बॉलिंग बाकी है। We do understand that there is talent in bowling, but at the same time we should realize कि बैटिंग पे उस तरीके की ट्रेनिंग फोकस शायद नहीं हो रही जिस तरीके की बॉलिंग पे हो रही। तो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन ट्रेनिंग द न्यू बैट्समैन, जो अब नए लड़के आ रहे हैं, उनको बैटिंग की तरफ फोकस ट्रेन कराएं। क्योंकि मैं कल परसों इंडिया का मैच देख रहा था विद
Australia, I think, if I'm not mistaken, and Indian women were batting really good. Oh yes. And they were literally batting like जैसे उनके male batsmen batting करते हैं, बिल्कुल वही ट्राइड्स. Yes. तो India played England. Yes, India played England, लेकिन उसमें भी वो बेचारी हार गई. वो हार गई. चलिए, अच्छा मैं जरा शोएब भाई से भी बात कर लूँ. शोएब, हम बाबर से तो आपका सवाल करेंगे ही, लेकिन राइट नाउ जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है टेस्ट मैच की, क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तान किस हिकमत अमली के साथ जाए, कितने पे उनको ज़रा आउट करना चाहिए, बुक करना चाहिए साउथ अफ्रीका को, एंड देन जैसे ये पिच है उस हिसाब से पाकिस्तान कितना टारगेट दे विच शुड बी सेफ फॉर द फोर्थ इनिंग्स? तो आज डे एंड पे 2 विकेट में तो पार्ट के करते हैं पहली इनिंग में 40-50 जो भी लीड ले सकते हैं. ये पाकिस्तान को एक में काफ़ी काम आएगी, बिकॉज सेकंड जैसे जैसे दिन जाते रहेंगे इस पिच की पिच मुश्किल होती रहेगी. और हमें पता है कि साउथ अफ्रीका के कशर महाराज भी खेल रहे हैं, तो उनकी जो स्पिन बॉलिंग उनकी की भी सेकंड इनिंग जो बैटिंग की थी उसमें पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया था. तो वो जब 40-50-60 रन की आप बस भी लगा देते थे, तो आई थिंक तो में आते 230 रन चेस करना 250 तो बहुत मुश्किल होंगे. अच्छा, साथ ही लगे आज जरा बाबर की भी बात कर लें. यू नो शोएब भाई, एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन क्या समझते हैं, क्या मशवरे देना चाहेंगे बाबर को, जो बिकॉज वो कोशिश कर रहे हैं, वो स्टार्ट्स मिल रहे हैं उनको 30s 40s 20s, नॉट बैड, बट उस कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं. सो क्या कहेंगे बाबर को? मैं बाबर आजम के फैंस को भी दूंगा, बाबर आजम के क्रिटिक्स को भी यही मशवरा दूंगा कि भाई रिलैक्स करे. बड़े बड़े प्लेयरों पे बैट पैच चाहता है, और आई थिंक बाबर आजम जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना मेंटली वो रिलैक्स रहेगी, ये टाइम भी उधर जाएगा. और इतना की पिचेस पाकिस्तान में आई थिंक बाबर आजम हमेशा से ही, क्योंकि वो स्वीप इस तरह की शॉट्स नहीं खेलते. मैंने बहुत टाइम पहले यूट्यूब पे अपने वीडियो बनाया था कि अगर आप इस तरह की टेस्ट क्रिकेट में पिचेस इतना शुरू कर देंगे. बट बाबर आजम मुझे हमेशा से लगता था कि इस तरह की पिचेस बनेगी तो बाबर आजम स्ट्रगल करेंगे. ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेब एंड बहुत शुक्रिया अली. अच्छा लगा आप दोनों से बात करके. वेल, हम सबकी नज़र बाबर आजम पर रहती है. आजम इज़ प्लेइंग नॉट जस्ट अस. मेरे ख्याल में हर कोई ये सोचेगा कि बाबर आज परफॉर्म करेगा और नहीं करेगा. जो अभी सुहेब बात कर रहे थे कि जो स्पिन विकेट्स हैं हमारी, वो बाबर के लिए मसला रहेंगी, तो आई थिंक उसकी स्ट्रगल उसे खुद एड्रेस करनी पड़ेगी. नोबडी कैन रियली हेल्प हिम इन दैट. ही हैज टू प्ले. व्हाट इफ बाबर स्कोर्स गुड दिस टाइम राउंड? I will be so happy. I'd love to see him in the colours. सादिया, ये टेस्ट साइकिल जो है पाकिस्तान का बड़ा अच्छा आगाज़ हुआ है. इसके बाद बांग्लादेश और इंग्लैंड की सीरीज हैं, तो पाकिस्तान के पास एक आउट एंड आउट चांस है अगर तो वो 2-0 मारता है. फैसल, बाबर के लिए बहुत अच्छा मौका है. टीम प्रेशर में नहीं है. हम पिछला टेस्ट जीत चुके हैं, यू नो, सो ही कैन यूज इट टू कैपिटलाइज इट और अपने आप को फॉर्म में वापस भी ला सकें. बट लेट्स सी. अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे. स्टे विद अस आफ्टर दिस. वेलकम बैक. होप करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हो गया है. फैसल, मेरे जहन में आ रहा था कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो सियासी माहौल गर्म हो रहा है, आई थिंक उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए. इत्तेहादी जमातों के दरमियान जो बढ़ते हुए इख्तलाफात हैं और बयानात के तबादले ने एक नई सियासी बहस को छेड़ दिया. बिल्कुल. सियासी नाश्ते में आज हम बात कर रहे हैं कि नून लीग से सियासी तनाव के बाद पीपल्स पार्टी की सीसी के फैसले, NFC अवार्ड, नहरी निज़ाम पर उठाए गए सवालात ने एक नया रुख कर लिया है इख्तियार. और इसके साथ साथ ही पार्टी ने वफाक को 1 माह का वक्त भी दे दिया है. इसी दौरान सदर आसिफ अली जरदारी की आर्मी चीफ से मुलाकात, वो भी आमद इख्तियार कर गई है. गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर दाखिला से मुलाकात में भी यही तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं. तो सवाल यह है कि क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मुस्तक़बिल करीब में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के है? फैसल, मुझे तब्दीली से याद आया कि दो जमातों की लड़ाई में कहीं कोई तीसरा तो नहीं फायदा उठा लेगा और उसकी पोजीशन में तो नहीं आ गया कि उसे कोई एडवांटेज मिल सके. मैं आपके सारे इशारे समझ रहा हूँ, लेकिन जिस पार्टी की आप बात कर रही हैं
उसके जो नए नवेले वजीर आला यार। हैं अब कन्फ्रंटेशन की सियासत में लग गए। सुहेल आफरीदी एक तरफ विफाक पर गलत पॉलिसियों का इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरी जानिब जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसके लिए जो फंड्स हैं उसकी अदम फरामी पर शिकायत भी कर रहे हैं। तो फैसल, मेरा सवाल ये है कि ये जो रवैया सियासी दबाव का इजहार है या फिर गवर्नेंस के मामलात पर से तवज्जो हटाने का एक हरबा है? सारे सवाल हम आपस में कर लेंगे तो फिर हम आदिल अब्बासी से क्या बात करेंगे। हम चलते हैं बोल के सीना इनका पर्सन आदिल अब्बासी के पास। आदिल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्लेजर होस्टिंग यू ऑन द शो। तो मेरा पहला सवाल आपसे जनाबे वाला ये है कि नून लीग से जो सियासी तनाव है, पीपल्स पार्टी की सीसी में जो फैसले किए गए एंड एवरीथिंग जो भी सारे मामलात हैं, किस तरफ जाता देख रहे हैं इश्यूज़ को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्तकबिल करीब में तब्दीली होगी। और ये जो पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है ये बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन है, चाहे वो नहरी इशू के ऊपर हो, नहरों का जो इशू है उसके ऊपर हो, या एनएफसी की बात हो, एनएफसी के ऊपर उनकी बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन है। इसके अलावा जो वो इश्यूज़ टेकअप करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि कोई ऐसी इसको लेकर कोई ऐसी टेंशन है कि जिसकी वजह से शायद नियर फ्यूचर में हम कोई बड़ा चेंज देख लेंगे। मेरा ख्याल एक मुल्क के अंदर मखसूस माहौल है और उस मखसूस माहौल के अंदर हर पार्टी असर्ट कर रही है, चाहे वो अपोजिशन हो अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर पार्टीज हैं, गवर्नमेंट थोड़ी सी क्राइसिस में आती है, ट्रबल में आती है, तो वो अपनी पोजीशनिंग करते हैं और थोड़ा सा अपना कुछ गेन करते हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी जब देखती है कि माहौल थोड़ा सा इस वक्त डिफरेंट है, तो उसके बीच में वो ज़ाहिर है बताने की कोशिश करते होंगे कि सिंध गवर्नमेंट के लिए या सिंध के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़ें जो फेडरल गवर्नमेंट करना चाहती है, तो वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखकर प्रेशर में भी लेते होंगे और उसका एडवांटेज लेते होंगे। अभी जो रिसेंट एक बात चली जो मरीम नवाज साहबा ने एक बयान दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा पानी मेरी मर्जी, नहरों वाले मामले पे गालिबन वो इशारा है कि जी हम जिस तरह चाहें करें, हम बनाएं ना बनाएं। सो ये एक उसका रिएक्शन भी है और शायद ये भी बताने की कोशिश है कि सिंध से भी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं अगर आप हमारी डिमांड्स दी, क्योंकि जो जितना मैंने पीपल्स पार्टी के लोगों से बात की है ऑफ कैमरा, जब वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि एनएफसी वाले मामले पे अगर कोई गौर हुआ किसी लेवल पे, क्योंकि आपको पता है कि फेडरल एनएफसी पे एक डिफरेंट पोजीशन रखता है। फेडरल का ये ख्याल है कि एनएफसी अवार्ड के जरिए जिस तरह प्रोविंसेस को जो कुछ मिलता है, या 18 अमेंडमेंट के बाद जो कुछ प्रोविंसेस जितने पावरफुल हो गए, जितने स्ट्रांग हो गए, ये तो बल्कि वफाक को वीक करती है चीज़। फेडरल के पास अब उतने इख्तियारात, पैसा या रिसोर्सेज नहीं रहे, तो इस पे तो एनएफसी पे हमें रिव्यू करना चाहिए। अब एनएफसी को अगर आप देखें तो एनएफसी आपको ये करता है कि आप जब भी उसको रिव्यू करेंगे तो उसको बढ़ाएंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे शेयर से जो प्रोविंसेस का शेयर है। तो प्रोविंसेस का शेयर अगर आप टेक्निकली देखें तो एनएफसी के अकॉर्डिंगली आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात ये होती है कि उसको थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आप सूबों को इस तरह अवॉर्ड करेंगे, इस तरीके से एम्पावर करेंगे, तो फिर फेडरल की पोजीशन वो होगी। तो इस किस्म की एक पॉलिटिकल डिस्कशन है और जाहिर है हर पार्टी एडवांटेज लेती है जब वो देखती है कि मुल्क में हालात कुछ इस तरह के, तो पीपल्स पार्टी भी उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेके थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करिए। बट आई डोंट सी एनी चेंज, बिकॉज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों के जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो इस पे कन्विंस हैं कि ये जो करंट स्टेटस को है या जो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो इस तरह जो गवर्नमेंट है जिसको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं सारे। अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि वो ये सपोर्ट कल विड्रॉ करेगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस भी उनके पास से जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इस हद तक बात जाएगी, ये एक दूसरे के साथ शिकवा शिकायत। आदिल, जो एनएफसी की आप बात कर रहे हो, वो फेडरल फंड्स की अगर हम बात करते हैं, इट्स अ लॉन्ग डिबेट, आई एम श्योर हम इस पर ज़रूर किसी दिन बात करेंगे, बट आई वांट टू कम अप विद दिस रिफ्ट बिटवीन provinces when it comes to Sindh and when it comes to Punjab. क्या हम इसे किसी हेल्दी कंपटीशन की तरफ नहीं जाता दे सकते? Why we see rift all the way? हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं मरीम नवाज़ की, उनकी जानिब से एक टफ टाइम दिया जाता है जिस तरह से डेवलपमेंट का काम उधर पंजाब में हो रहा है, एंड शी इज़ बिन कॉन्स्टेंटली सेइंग कि जी आप मेरे बराबर आकर इस तरह का काम कर लें। सो कैन दिस बी कन्वर्टेड इन हेल्दी कॉम्पिटिशन? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई ये तस्लीम नहीं करता कि उसका मुखालिफ जो है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है और वो बुरा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमारा सीएम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जिस सूबे से भी आप पूछेंगे, सुहेल आफरीदी की हिमायत में भी जो है वो लोग जिनको भी जुमा 8 दिन हुए आपको नज़र आएंगे। सो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे समझती हों कुछ भी, किसी अपनी हुकूमत के बारे में राय रखती हों, लेकिन बज़ाहिर वो यही कहते हैं हमारी गवर्नमेंट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। यही पंजाब का क्लेम है, यही सिंध का क्लेम है, यही केपी का क्लेम है। बलूचिस्तान का मामला ज़रा कदरे मुख्तलिफ है।
तो हेल्दी कंपटीशन से मैं अग्री करता हूँ कि काम में कंपटीशन होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए, जहाँ पर आप हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर आप काम कर रहे हों, एक जो आम शहरी है उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हों, जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको अप कर रहे हों, उसके लिए आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से लेके जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं जिस पे आप ह्यूमन इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी पे काम हो, करना चाहिए। तो इसको हेल्दी कंपटीशन लेना चाहिए, लेकिन लेता कोई नहीं है। सब यही कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारा चीफ मिनिस्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दूसरे का, मतलब उस्मान बुज़दार साहब की भी हिमायत में बात हो जाती थी, अब इनकी भी हिमायत में बात हो रही है, गंडापुर साहब के बारे में बात हो जाती थी। सो इज़ द केस विद सिंध गवर्नमेंट, वो कहते हैं हमारे सीएम सबसे अच्छे हैं, पंजाब गवर्नमेंट कहती है मरियम साहिबा से अच्छा कोई भी सीएम नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल आर्गूमेंट है, ये चलता रहेगा। हर सूबे का यही ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा आदिल, अब अगर ये रिफ्ट इसी तरह चलती रही तो क्या किसी तीसरे को फायदा उठाने का मौका मिलेगा? देखिए, पीटीआई तो इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होने के बावजूद उसका फ़ायदा नहीं उठा सकी। आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसी भी किसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकेगी, क्योंकि जो पीटीआई है उसकी पॉलिटिक्स में आपको एग्रेशन नज़र आता है और थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी नज़र आती है। आपको पीटीआई के अब्रप्ट डिसीजंस नज़र आते हैं, बार बार इनकलाब की नवीद सुनाना और उसके बाद फिर वो इनकलाब वाया 26 अजला वापस ले जाना। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिकली अपने कार्ड्स अच्छे खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो इस वक्त लीडरशिप, अवेलेबल लीडरशिप है पीटीआई के पास, वो इतने एक्सपीरियंस लोग नहीं हैं। आपने कुछ वकील जमा किए हुए हैं, आपने मतलब आप चेंज करते रहते हैं, कभी आप जो है वो आपकी यंगस्टर्स पे आपका रिलायंस बढ़ जाता है, कभी आप वकीलों को आगे कर देते हैं, कभी आप जो है वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं उनको आगे कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस सूरत हाल का सियासी तौर पर फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर वो उठा सकते होते तो वो मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लेकर टफ टाइम दे सकते थे, नहीं दे सके। महमूद खान अचकज़ई साहब को उन्होंने ऐसे आगे किया हुआ है, लेकिन उनके पास भी कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो कोई ऐसी तहरीक चला सकें इनके साथ मिलकर। जब ये तहरीक चलाते हैं या ख़त्म करते हैं तो मशवरा नहीं करते। तो इन माई ओपिनियन पीटीआई तो इसको कैपिटलाइज नहीं करा सकती। जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है, इनका जो क्लाइमेक्स है वो भी ये दोनों खुद नहीं करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि कहीं और से ही होगा, अगर होगा। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त सिनर्जी है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी हैं, वो दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो इस स्टेज पे पहुंचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो ओपोनेंट है, जो उनकी अपोजिशन है, वो बहुत सख्त है और उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये दोनों वो नहीं करेंगे। और एक और बात हो रही है, कुछ 2 दिन से ये खबर चल रही है, एक इंप्रेशन क्रिएट हुआ है कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इट्स नॉट फैक्चुअली करेक्ट, ये दुरुस्त बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उसके साथ ताल्लुकात ठीक हैं, एक्सेप्ट ये जो इस वक्त केपी के अंदर हो रहा है। इसके अलावा इससे पहले गंडापुर साहब जब थे, अभी आप जिस तरह से बात कर रहे हो कि मैच्योरिटी नजर आती है, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी आपको नजर नहीं आएगी, पॉलिटिकल डेप्थ भी आपको पीटीआई में नजर नहीं आएगी। इसका एक सबूत मेरी अगली बात से है, और हम ये पहले से ये बात कर रहे हैं कि जो वज़ीर आला केपी हैं सुहेल आफरीदी, एक तरफ वफाकी हुकूमत पर गलत पॉलिसी का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए वो ये कह रहे हैं कि जी फंड्स की अदम फराहमी का हमें सामना है। तो सुहेल आफरीदी के इस जो रवैया है इनका, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एंड तलाल चौधरी साहब का जो बयान आया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू को आपने किस तरह से परसीव किया? देखिए, वो अभी तो वो नए आए, उन्होंने अपने आप को साबित करना है, उन्हें वक्त लगेगा। लेकिन अब तक जो उनके बयानात हैं वो बहुत ही इमेच्योर हैं और बहुत ही ज़्यादा एक एग्रेशन भी वो अपना शो कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये सब ने प्रिडिक्ट किया हुआ था, लेकिन अब उनका टेस्ट है। अब वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। तो जब सूबे के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आपके सामने टेबल पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, वो चैलेंजेस आते हैं जिससे सूबा रोज़ गुजरता है, तो आपको फिर ये फैसला करना पड़ता है कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ वर्कर बनकर काम करना है या फिर आपने एक चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर काम करना है प्रोविंस का। ये ठीक है कि वो अपनी पार्टी लीडरशिप से हिदायत लिए बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते, क्योंकि उनको पता है कि उनको चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया गया है। तो ये फैसला उन्होंने करना है, लेकिन ये एक इमेच्योर सी पॉलिटिक्स है कि आप ये कहें कि अगर मुझे वहाँ से ऑर्डर नहीं मिलेगा तो मैं सूबे की कैबिनेट नहीं बनाऊंगा, अगर मुझे ऑर्डर नहीं मिलेगा तो मैं सूबे को जो है वो नहीं चलाऊंगा। तो और जो वॉर एंड टेरर की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान पेड अ हैवी प्राइस ऑफ इट। अब अभी भी हम जाने कुर्बान कर रहे हैं, हमारे रोज़ जवान शहीद हो रहे हैं,
फ़ौज पाकिस्तान की, पुलिस की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, आम शहरी जो है वो इस दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। तो और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहा है और वो प्राइस जो है वो हम अपने लहू से भी पे कर रहे हैं और फाइनेंशियली इकोनॉमिकली भी हमें उसका डैमेज हो रहा है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल फोकस के साथ ये जंग लड़ी जा रही है, बल्कि जहाँ जहाँ से पाकिस्तान पे चाहे वो इंडिया से या अफगानिस्तान से प्रॉक्सीज के जरिए ये दहशतगर्दी मुसल्लत की जाती है। तो ब्रदर कंट्री को हमने बहुत सारे चांसेस दे दिए। नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह के जितने भी सिनेरियोज क्रिएट होते हैं, पाकिस्तान पॉलिटिकली तो ठीक है, जो स्ट्रगल है हमारी है, लेकिन हम इकोनॉमिकली कितना स्ट्रगल करते हैं, अपनी कितनी जानें गंवाते हैं, ओवरऑल एक हमारे मुल्क को कितना नुकसान पहुंच रहा है। सो इट्स जस्ट नॉट वन थिंग कि सिर्फ केपी का मामला है, पूरे पाकिस्तान का मामला है और ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। बहुत शुक्रिया आदिल, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। आइंदा भी आपको हम जहमत देते रहेंगे और टू डिस्कस सच इश्यूज विद यू अगैन, है ना। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस? उसमें सादिया अब ओपिनियन यही है कि जो इस वक्त केबीके की सिचुएशन है महाजराई के मुताबिक नहीं हो सकती, तो वाई नॉट पहले वो जो आग लगी उसको ठंडा किया जाए, उसके बाद फिर चीज़ें देखी जाए। इससे ऊपर तो कोई बात नहीं। अच्छा जनाब, अब ज़रा कुछ मौसम की बात कर लें और कुछ अपना हाथ कुछ पड़ोसियों का। अभी मैं देख ही रहा था सादिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स राइट नाउ लाहौर का इट इज़ डेंजरसली ओवर 224 224 पार्टिकुलेट मीटर 2.5 बहुत ही ज़्यादा है। इसकी जिम्मेदारी है भले से भारत में दिवाली के दौरान पटाखे आतिशबाजी उसके बायस जो फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक सतह पर पहुंची है, सरहद पार हवाओं के ज़रिए पाकिस्तान पर मनफी असर डाल रही है। उससे ज़्यादा लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला तक जो फ़िज़ाई आलूदगी शदीद मुतासर हुई है, जो वहाँ की रियासतों में फसलों की बाक़ियात जलाने से वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। कल तो 304 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर इस तरह पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया और पाकिस्तान दुनिया का आलूदा तरीन मुल्क बन गया है। तो हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, पहले तो उनसे हम अपडेट लेते हैं। अफजाल बताइए, लाहौर में आज सुबह क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है और आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी दूसरा नंबर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लाहौर का है वो 237 है। अगर लाहौर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जा रहा है वो एयरपोर्ट के इलाके में 282 है, कैंट के इलाकों में जो है वो 278 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बताया जा रहा है। और जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात है उनका ये कहना है कि भारत से जो गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो दिवाली की आतिशबाजी की गई है उसकी वजह से जो आलूदगी है वो लाहौर की बढ़ चुकी है और अमृतसर और फ़िरोज़पुर के इलाकों से जो 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। और इस वक्त भी मैं फ़िरोज़पुर रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर आलूदगी की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ अगर जो लाहौर के दिगर इदारे हैं जिनमें LDA, वासा और PHA है उनकी जानिब से जो है वो छिड़काव किया है पानी का ताकि जो आलूदगी है वो कम की जा सके, लेकिन जो आलूदगी की वजह से इस पर आपसे दोबारा भी बात करेंगे एंड जानते रहेंगे बिकॉज ये एक ऑन गोइंग इशू है एंड वी नीड टू रियली रिजॉल्व इट। कल हमने स्मोक गन्स की बात की थी और अब आगे हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि उनके इंट्रोडक्शन से कितनी बेहतरी आई है, लेकिन क्या वो एक वाहिद हल है? हमने पिछले साल देखा था कि वो टार्स, स्मोक टार्स भी लगाए गए थे। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। सो डॉक्टर साहबा, हम देख रहे हैं कि अब दोबारा से, अभी हमने सैलाब से जान छुड़ाई है बड़ी मुश्किल से, अब एक नया इफरीत जो है वो मुँह खोले बैठा है और वो सिर्फ हमारी हद नज़र कम नहीं कर रहा, दिल की और सांस की बीमारियाँ उसमें इजाफा करेगा। और हम देख रहे हैं कि उसमें पंजाब हुकूमत कोशिश भी कर रही है अपने तई के किसी तरीके से वो एंटी स्मोक गन्स ले आए, स्मोक टार्स कर ले। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये कितना असर इस पर डालेंगी? क्या हम इस साल इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे या पिछले साल वाली ही सिचुएशन देखेंगे? देखिए, इस साल आपके पास एक बहुत बड़ा फैक्टर है फ्लड्स का, और फ्लड्स की वजह से भी स्मॉग में इजाफा होता है। हालांकि बहुत से माहिरीन और लोग ये कह रहे थे कि सैलाबों के बाद जो है स्मॉग में कमी आएगी, ऐसा नहीं होता।
हमेशा ये याद रखिए कि जब नमी मौजूद होती है तो नमी वाली हवा अपने अंदर ज़्यादा पोल्यूटेंट्स को होल्ड कर सकती है। और एक दूसरा मसला जो कि अभी आप भी बात कर रहे थे, पंजाब जो है वो एयर शेड है, पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब। एयर शेड का मतलब ये है कि यहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, यानी कि हल्का मौसम ठंडा होना शुरू होता है तो यहाँ कोल्ड एयर ट्रैप हो जाती है और वार्म एयर के ऊपर, और वो अपने अंदर अगर नमी मौजूद है मजीद पोल्यूटेंट्स को होल्ड करती है। तो इसलिए सैलाबों के बाद स्मॉग में इजाफा होता है, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा ये सीज़न ज़रा जल्दी शुरू हो गया। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पिछले 2 सालों से बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रही है, लेकिन जिस हद तक स्मॉग का मसला बढ़ चुका है और क्योंकि ये ट्रांस बाउंड्री मामला भी आता है, तो इतनी जल्दी हम उसके बहुत बेहतर जो है असरात नहीं देख रहे होंगे। कि जो वाटर स्मॉग एंटी स्मॉग गन्स हैं वो भी एक शॉर्ट टर्म मेजर है, या पानी का छिड़काव कर देना भी एक शॉर्ट टर्म मेजर है, लेकिन उससे बेहतर है जो गवर्नमेंट को क्लाउड सीडिंग की तरफ जाना पड़ता है या मस्तूई बारिश की तरफ, क्योंकि वो बहुत महंगा है और वो इतना इजीली अफोर्डेबल नहीं है। तो शॉर्ट टर्म मेजर में ये काम करता है वक्ती तौर पे, लेकिन अगले ही हम दिन ये या अगले शॉर्ट 2 टर्म दिनों बाद ये मेजर्स स्मॉग से होगा। लॉन्ग टर्म मेजर्स की तरफ क्यों नहीं जाते? हम क्यों उन गैसेस को रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करते जिनकी वजह से ये मसला या स्मॉग हो रहा है? लेट्स से आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फेट ऑक्साइड है, मीथेन है, आई मीन ये सारी चीज़ें मिलकर इतना हमें नुकसान पहुंचा रही। मुझे याद पड़ रहा है पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई थी और कुछ पॉइंट्स रखे थे ताकि बाइकर्स और वो इसका थोड़ा सा कम किया जाए इस्तेमाल, बट हमने अभी तक उसका कोई वाइडर होराइजन में नहीं काम देखा कि कोई इको फ्रेंडली व्हीकल्स की तरफ हम जाएं। देखिए, ये पार्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट स्मॉग स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है, और बिल्कुल इसमें आपने जो अभी आप बात करी ना नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फेट्स, ये नॉक्स और सॉक्स हम इसको कहते हैं पोल्यूटेंट्स, ये सबसे ज़्यादा रिलीज होते हैं आपके पुरानी गाड़ियों के धुएं से, इंडस्ट्रियल एमिशन से, और जो मीथेन है वो आपकी वेस्ट सेक्टर से रिलीज हो रही होती है या एग्रीकल्चर सेक्टर से, अब सॉरी लाइफ स्टॉक साइड से। अब मसला ये है कि इन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एमिशन टेस्टिंग बहुत सख्ती की, उस पर पुरानी गाड़ियों के फाइन्स भी हुए, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को भी जो है कुछ अर्से के लिए पिछले सालों में एक टाइम पीरियड के लिए रोका गया। जो ईंटों के भट्टे हैं उनको जो है जिगजैग टेक्नोलॉजी पर लेकर आए। लेकिन आप अगर इसको ब्रॉडर सेंस में देखें ना, तो ये मसला बहुत बड़ा आपकी अर्बन मिस प्लानिंग की वजह से भी हो रहा है कि जब शहर बेहंगम आबादी बढ़ती है, कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, डस्ट पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है और आपके ग्रीन बफर जोन्स रिड्यूस हो जाते हैं, यानी जंगलात वगैरह ग्रीन स्पेसेस, तो भी आपका लोकलाइज ये स्मॉग का इशू बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये अगर लॉन्ग टर्म में जाना है तो हमें अर्बन रिजिलियंस या अर्बन प्लानिंग ऐसी करने की ज़रूरत है जिसमें हमारी ये वेस्ट मैनेजमेंट या सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कि जो फजला है फसलों का, उसको रीयूज किया जाए ना, ताकि किसान उसको जलाने से बाज है, और इससे आप अपने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बिजनेसेस भी दे डॉक्टर सकते ज़ैनब, ये जो आप बात कर रही थी ना, मुझे याद है वो जो पार्क है जिसको कहा जाता है लाहौर का, जो लंग्स हैं लाहौर के, जिस वक्त उनको रिड्यूस किया जा रहा था तो वहाँ की कम्युनिटी खड़ी हो गई थी, उसने रेजिस्ट किया था उसको, और उनकी रेजिस्टेंस अब बाकी मानदा लाहौर को समझ आ रही होगी कि वो क्यों कर रहे थे। बट माई पॉइंट इज़ कि जब हम बात करते हैं, आपने बात की द कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, मैं दोबारा से आपको लेकर आता हूँ जो सादिया ने बात की। लास्ट ईयर वी डिड अ सेगमेंट, मुझे अच्छी तरह से याद है, और उसमें हमने ये बताने की कोशिश की लोगों को कि ये जो 2 स्ट्रोक व्हीलर्स हैं, 2 स्ट्रोक व्हीकल्स हैं, सबसे, और हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स पोल्यूशन के ये हैं, मोटरसाइकिल्स एंड द रिक्शाज एंड ऑल। तो हम इसको देखें, हमें पिछले साल ये पता चल गया था ना, और उससे पहले भी लोगों को पता ही होगा। सो आप स्मोक गन्स ले आएँ, बहुत अच्छी बात है, आप स्मोक टार्स बना लें, डू एवरीथिंग, लेकिन लॉन्गर रन में आप बार बार हर बार सीड क्लाउडिंग या इतना एक्सपेंसिव मामला की तरफ भाई नहीं जा सकते। हम स्ट्रेस्ड रिसोर्स कंट्री हैं, हम फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड कंट्री हैं। सो माय क्वेश्चन इज कि लॉन्गर रन में हम अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते, हम अपनी इनको एनकरेज क्यों नहीं करते पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और हम डिस्करेज क्यों नहीं करते हर किसी के पास अपनी गाड़ी एक सुहाना ख्वाब, ये जो हमारे मुल्क में है ज़्यादातर सबसे बड़ा ये इशू ये है। तो हम क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी इस तरह नहीं बनाते? ऑल्दो कि पंजाब बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू सिंध जहाँ हम बैठे हुए हैं, बट स्टिल हमें इस चीज़ को भी करने की ज़रूरत है ना।
बिल्कुल, आपका ये जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सस्टेनेबल मोबिलिटी है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके ओवरऑल पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। इलेक्ट्रिक बसेस या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या साइकिलिंग लेन्स और इन चीज़ों को प्रमोट करना। देखिए, आपके जो डेवलप्ड ममालिक हैं वहाँ पे साइकिलर्स के लिए सेपरेट लेन होती है, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करने के लिए आपके ये बाकी प्राइवेट सेक्टर की जो गाड़ियाँ हैं या ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट बढ़ा दी जाती है ताकि लोगों का रुझान उस तरफ बढ़े। बल्कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है, पार्किंग फीस बढ़ा दी जाती है ताकि लोग डिस्करेज रहें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करें। तो मेरे ख्याल से इसका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म कि आप अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कैसे कनेक्ट करते हैं अंदरूने शहर के लोगों के साथ, जिनका जहां पे ये बाइसिकल्स और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, या उन सेक्टर्स या उन सोसाइटीज के साथ जहां पे हर घर में 2 से 3 गाड़ियां मौजूद हैं। आप कैसे उस चीज को पेनलाइज करते हैं, ये एक स्ट्रेटेजिकली आपको चलना पड़ेगा। और इसको मैं ये नहीं कह रही कि अचानक ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन सब्सिडाइज कैसे करते हैं आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, ये भी एक फैक्टर है। फिर आपने ई व्हीकल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने निकाली हुई है, लेकिन उस पॉलिसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आएगा, आप इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आ रहे हैं, ये सारे बहुत सारे मुश्किल सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए, एक्सपर्ट्स को और इन्वेस्टर्स को। ज़ैनब, जहन में ये भी बात आती है कि आप एक मसला सॉल्व करने के लिए कोई और मसला जो खड़ा कर रहे हैं उसको कैसे सॉर्ट करेंगे। आई मीन 1 घंटे में अगर एक स्मॉग गन जो है वो 200 लीटर पानी इस्तेमाल कर रही है, मेरे जैसा शख्स जो कराची में एक टैंकर के लिए तरस रहा हो, जिसको पता है कि आपके मुल्क में पानी के कितने मसाइल हैं, आई मीन 1 घंटे में अगर 200 लीटर इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज़ वन ह्यूज वाटर टैंकर। अब इमेजिन करें कि इस तरह की 15 गाड़ियाँ लाहौर में इस्तेमाल हो रही हैं और शायद आपको लाहौर के अलावा मुल्तान में, फैसलाबाद में भी इस्तेमाल करनी पड़े, तो आप पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ योर रिसोर्स जो आप सिर्फ किसी ऐसे मसले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो 1 घंटे के लिए काम आएगी, कल आपको फिर उतना ही पानी चाहिए। सो आई मीन लाइक आप इकोनॉमिकली भी अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करें। देखिए, ये एक हम लोगों का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन बात ये है कि मसला इतना बढ़ चुका है पिछले 20 सालों में कि अभी स्मॉग के लिए आपको ऐसे मेजर्स करने ही पड़ते हैं जिससे वक्ती तौर पे रिलीफ मिले। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, पानी ज़ाया होता है। मसला ये कि हम साइंस और पॉलिसी को जब कनेक्ट उस तरह से नहीं कर पाते तो इस तरह के मेजर्स सामने आते हैं जिससे लोग आवाम को रिलीफ देना आपकी प्रायोरिटी होता है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है, पानी ज़ाया होता है, लेकिन ये भी मेजर कुछ ऐसे ममालिक से उठाया गया है, उनसे लर्न किया गया, जैसे चाइना में ये यूज़ हो रहा था या बाकी मुल्कों में यूज़ हो रहा था कि फौरी तौर पे रिलीफ आवाम को कैसे दिया जाए। तो गवर्नमेंट की पहली तरजीह होता है आवाम को रिलीफ देना, जिसकी वजह से वो इस तरफ आए। लेकिन मुझे उम्मीद है इस स्ट्रैटेजी, स्मॉग स्ट्रैटेजी में और भी मय्यज़ हैं जो गवर्नमेंट करी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। तो अगर वो हो जाते हैं तो हम मजीद इसमें बेहतरी देख सकेंगे, बजाय इसके कि हम एंटी स्मॉग गन्स मजीद परचेज करें और मजीद शहरों में जाएं। ऑलराइट डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और आपकी बात से जो हम खुलासा निकाल पाए वो ये कि ये बात बिल्कुल कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमारा 2 साल का प्लान क्या है, हमारा 3 साल का प्लान क्या है, हमारा 5 साल का प्लान क्या है, क्योंकि वी नो अब और हमें ये नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि सैलाब की वजह से स्मॉग ज़्यादा शिद्दत से आता है। तो अब ये एक नई चीज़ आज हमने सीखी है कि जितना ज़्यादा सैलाब है उससे ज़्यादा फिर स्मॉग के मामलात होंगे। तो अगले साल ज़्यादा ग्लोव्स, अगले साल ज़्यादा सैलाब, तो क्या अगले साल ज़्यादा स्मॉग? इस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। एंड देन वही बात कि जब हमें पता है कि हमारी इतनी आबादी है और हर किसी का, जैसे मैं दोबारा वो लाइन दोहराऊं, हर किसी का सुहाना ख्वाब अपनी गाड़ी, तो क्या इसको हमें अब इस मौके पे आ जाना चाहिए, डिस्करेज कर देना चाहिए कि भाई हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको अच्छी दे रहे हैं। मतलब पंजाब में सच गुड आपकी ऑरेंज लाइन चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो क्या उसको मजीद बेहतर करना चाहिए? क्या इतनी बड़ी आबादी के लिए उतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनफ है? So that's what we have to. तो वहाँ पर आपको वो जो पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा, वरना हम probably still एक तस्वीर देखी थी मैंने, एक ग्राफिक थी, वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थी कि एक पूरी सड़क जो है वो बाइक से भरी हुई है और दूसरी जो सड़क है वो एक बस है और 2 बाइक्स हैं सिर्फ। तो ये एक डिफरेंस है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक
बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। सुबह सुबह होती है, इंसान खाने पीने की तरफ जाता है, नाश्ता वाश्ता करता है, फिर से भूख लगती है, फिर से खाने की तरफ निकल पड़ता है, चिकन कढ़ाई विद पराठा। हाँ, लेकिन जो इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं तो हमें आप बाहर से नहीं सोचते हुए कराहत हो रही है, तो सोचें आप कि पता नहीं किस किस ने क्या क्या खा लिया होगा। पता नहीं वैसे हमने इतनी अपनी जिंदगी में क्या क्या खा लिया। फैसल तो कराहत तो नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है अब हमें यूज्ड टू की तरफ रिजिलिएंट हो गए, रिजिलिएंट हो गए, हमें यूज्ड टू की तरफ जाना चाहिए। मामला ये है कि कराची में मुर्दा जो मुर्गी का गोश्त है उसके बड़े पैमाने पे फ़रोख्त होने का इंकशाफ हुआ है और मुख्तलिफ पकवानों पे मुबैना तौर पर रेस्टोरेंट्स को ये फराहम किया जा रहा था। अब जो गुलबर्ग पुलिस है उसने मूसा कॉलोनी के इलाके में इत्तला मिलने पर कार्रवाई की और वहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह हुई कि मुलजिमान काफ़ी अरसे से इस घिनौने फेल में मुलव्वस थे। मूसा कॉलोनी के आसपास वाले तो शोर हो जाएं कि बहुत मुमकिन है आपने ये खाया होगा। हम अपने आसपास चेक करेंगे कि हमने कभी खाया है या नहीं खाया है। ये एक संगीन मसला है, इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आपको नहीं पता कि उस मुर्गी को क्या बीमारी थी, वो क्यों ज़िबा किए बगैर मरी हुई को आपने खा लिया और हम सब ने खा लिया। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि जो कार्रवाई की गई है इसमें क्या पता चला है और मैं क्या कराची से एक्सपेक्ट करूँ, इस पर मज़ीद क्या किया जाएगा ताकि इस तरह से लोगों को ना बेवकूफ़। डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस सिंध फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं बासित अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज़ वेल। ये हमारे लिए बड़ा तकलीफदेह है सुनकर, ठीक है, जोक्स अपार्ट हम ये बात कर देते हैं, मजाक में उड़ा देते हैं, कई दफ़ा चूहे के गोश्त की बात करते हैं, मुर्दा चिकन की बात कर लेते हैं, लेकिन ये एक कांस्टेंट मसला है पिछले 10 सालों से, जब से हम देख रहे हैं इस तरह के वाक़यात होते चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम इनके तदारुक के लिए? सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे लाइन पे लिया। और ये हमारी कार्रवाई जो है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है सेंट्रल की, उन्होंने यानी कि सबसे पहले पुलिस वालों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया और उसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी ने इसको टैकल करके उसकी सारी चीज़ें चेक करके और प्रॉपर कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करके डॉक्यूमेंटेशन वाली, और उसके बाद हमने फिर इसको डिस्कार्ड किया है। ये तकरीबन 80 kg हमें ये यानी कि ऑलमोस्ट मिला था ये चिकन का। और ये बेसिकली आप ये कह भी सकती हैं कि मुर्दा चिकन भी है, लेकिन जब हमारी टीम ने वहाँ इंस्पेक्ट किया इस चीज़ को तो बिल्कुल फंगस लगा हुआ था और उसमें बहुत गंदी स्मेल थी, जो यानी कि बंदा बर्दाश्त काबिल बर्दाश्त बिल्कुल था ही नहीं। अच्छा, करीब 2 मन के करीब ये मिला है। कुछ ये हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं बासित साहब, कितने अरसे से ये काम कर रहा था? देखें, ये तो अब ये हमें कंफर्म तो नहीं है कि कितने अरसे से चल रहा है। तो पुलिस ने जैसे हमें पॉइंट आउट किया तो हमने फिर फौरी तौर पे ये एक्शन उठाया था। ठीक, अच्छा बासित साहब, मेरे जहन में ये बात आ रही है वो ये कि मुर्दा चिकन की सप्लाई होती है, इन होटल्स तक कन्वीनियंटली पहुंच जाती है तो ही ये पका पाते हैं, उसे बेच पाते हैं। सो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि होटल तक पहुंचना, पकड़ना, फिगर आउट करना कि जी यहाँ पर इस तरह का खाना मिल रहा है, मुर्दा चिकन या मुर्दा गोश्त यहाँ पर मौजूद है, ये बाद की बात है। पहले तो ये कि होटल तक सप्लाई कैसे हो रहा है? देखिए, सिंध फूड अथॉरिटी की जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है वो सारी काम कर रही हैं और अब कुछ दिनों से हमने रैपिडली इस पे एक्शन उठा रहे हैं और ऑलमोस्ट 24 आवर्स हमारी टीमें डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं। जहां हमें कोई चीज़ पॉइंट आउट होती है तो हम फौरी तौर पे अपनी टीमें वहाँ रवाना करते हैं। जनरल पब्लिक से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ ऐसी देखें तो हमें काइंडली इन टाइम जो इन्फॉर्म कर दें ताकि हम फौरी तौर पे इस पर एक्शन उठाएं ताकि वो चीज़ रेस्टोरेंट या कहीं और वहाँ नहीं पहुँच सके। अच्छा, जो सादिया भी सवाल कर रही थी कि रेस्टोरेंट में पहुंच गई और उसके बाद सारी चीज़ें हो गई, ये तो हो गया आपका सेकेंडरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट अगेन इज़ अ सप्लाई। ऑब्वियसली जो लोग, अगर लोगों को पता चले तो वो इसको रिपोर्ट करें, लेकिन ऐसा होता नहीं ना बासित साहब। लोग तो दे आर द एंड यूज़र्स, वो पहुँचेंगे, वो खा लेंगे एंड दैट इज़ ख़त्म। तो वो तो जाके ना फ्रीज़र चेक करेंगे ना सारी चीज़ें करेंगे। कराची में बहुत फूड पॉइंट्स है और ये तो 2 मन के करीब ये जो मिला है, आई डाउट कि ये सिर्फ यहीं तक चीज़ें महदूद होंगी ना। तो इसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो विजिलेंस टीमें हैं महीने में कितने चक्कर लगाती हैं? क्या पूरे कराची को कवर कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं? देखिए, विजिलेंस टीम रैंडमली किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग विजिट कर लेते हैं, लेकिन हमारी टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि जहां हमें थोड़ी बहुत शक व शुबहात हो और यहाँ कोई भी शिकायत हमें मौसूल हो तो हम उस एरिया को खास तौर पे विजिलेंस टीम जो है
को टारगेट करती है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट तक पहुंच जाए, उसके बाद आम पब्लिक उसको मतलब कंज्यूम हो जाता है, रेस्टोरेंट में अगर हम कोई ऐसा मीट पकड़ते हैं तो उसको वहाँ पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम उस रेस्टोरेंट से सैंपलिंग करवाते हैं और हमारी जो लैब्स हैं वहाँ टेस्ट होता है। उसके बाद फिर हम उस पर जैसे लैब रिपोर्ट्स आती हैं हमारे पास तो हम उस पर एक्शन उठाते हैं। अब वो हैवी फाइन्स की सूरत में भी हो सकता है और सीज भी करते हैं, या फिर उनको हम अपने अकॉर्डिंग टू एक्ट जो है जो उनके मालिकान है उसमें हम कोर्ट केस भी करते हैं, या फिर उनको थ्रू मजिस्ट्रेट हम उनको जेल भी करवा सकते हैं। ठीक, तो कुछ पता चल सका है कि ये मुर्दा चिकन कितनी दूर से, कहाँ से, कौन सी फार्मिंग से आता है, कौन सी चेन इसके पीछे मौजूद है, किसी और शहर से यहाँ तक पहुँचता है? देखें, ये कोई पॉइंट आउट एरिया मैं नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर किसी के पास पोल्ट्री फार्म है और वहाँ अगर वो उनकी किसी भी बीमारी के तहत चिकन उनकी या मुर्गियाँ मर जाती हैं तो वो ये चीज़ फिर सप्लाई करते हैं कैसे, यानी कि बहुत सारे अपने तरीके से। तो नॉर्मली अगर मैं एक कोई एरिया पॉइंट आउट करूं तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो फिर रोके कैसे इसको? रोके इसलिए इस तरह होगा जैसे जैसे हमारे साथ अभी रिसेंटली जो पुलिस ने इंफॉर्मेशन दी बहुत ज़बरदस्त थी, फिर उसके बाद फॉर अथॉरिटी जो है उन्होंने पूरी अपनी कार्रवाई की है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि जनरल पब्लिक कहीं भी उनको शक व शुबहत हो तो काइंडली हमें इन टाइम इन्फॉर्म कर दे तो हम उस पर फौरी तौर पर एक्शन उठा लें, या फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम्स, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सारे रेस्टोरेंट एट अ स्पॉट चेक नहीं हो सकते क्योंकि हमारी टीम जहाँ पहुँचती है तो नेक्स्ट जो रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं या उनकी जो भी जो बैंड आइटम्स हैं वो छुपा देते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ हाईलाइट हो जाए तो हम फौरी तौर पे उस पर फिर उसको पॉइंट आउट करके उसी पे ऑपरेशन होता है। अच्छा, पोल्ट्री एसोसिएशन वाले जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको भी ज़रा लाइन पे लें। वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि ये कार्रवाइयाँ तो होती हैं आपकी तरफ से लेकिन वो इतने तवातुर से नहीं होती, और अगर फिर जब होती हैं तो उसके बाद फिर गालिबन सज़ाएँ इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए लोग जो है वो सरगर्म रहते हैं और ये कार्रवाई करते हैं। और पोल्ट्री एसोसिएशन वाले जो एसोसिएशन में काम कर रहे हैं वो तो ये काम नहीं करते, फिर इधर उधर जो साइड बिजनेस वाले हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इस पर आप क्या मौक़िफ़ देंगे? सर बिल्कुल ऐसा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो मालिकान है उनको ज़्यादातर पता नहीं होता, ये नीचे के लोग होते हैं जो ये काम सारा बिजनेस चलाते हैं। ओके, आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, काइंडली रिपीट करेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पोल्ट्री एसोसिएशन वाले ना वो ये कहते हैं कि क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी की वालों की तरफ से कार्रवाई होती है लेकिन इतनी सख्त नहीं होती, जिसकी वजह से फिर इस तरह के काम होते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हम उनको अपने ऑफिस बुला के उनको SOPs वगैरह पूरी उनको देते हैं, उनको समझाते भी हैं। अच्छा, फिर हम जाते हैं हैवी फाइन्स की तरफ। हैवी फाइन्स भी नहीं होता तो उसके बाद फिर हम उसको सीज कर देते हैं। सीज करने के बाद वो मालिकान खुद आते हैं हमारे ऑफिस और एग्रीमेंट वगैरह जो भी लिख के देते हैं, एक कसमनामा होता है, वो लिख के फिर हमें वो कहते हैं कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, या उन लेबर्स के खिलाफ वो एक्शन उठाते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम पूरी अपना एक्शन उठा के, और इन केस अगर हम ज़्यादा कुछ सख्ती कर दें उनके ऊपर तो फिर उनके ही प्रॉब्लम हो जाता है कि आप लोग हमें बिजनेस नहीं करने दे रहे, ये करने दे रहे, तो उनके बड़े इश्यूज होते हैं पोल्ट्री फार्म। ये डिसाइड करना तो आपका काम नहीं है, हम में से किसी का भी काम नहीं है कि जी उनके लिए इश्यूज हो जाते हैं। आई मीन, इस पर अगर आवाम मर रही है, फंगस वाली चिकन खा रही है, इनके ऊपर तो मौत की सजा के लिए क्लेम कर देना चाहिए, इनको अदालत में ले जाना चाहिए ऐसे लोगों को। मैडम, हम बिल्कुल कोर्ट केस की तरफ जा रहे हैं। मैं इस वक्त भी आपको सिर्फ इतना बताऊं कि मैं स्पेशल ऑपरेशन पे हूं और मैं कराची के एक निजी इलाके में खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं यहाँ जो फेस कर रहा हूँ वो मुझे ही पता है। मैंने कुछ चीज़ें पकड़ी हैं यहाँ पे और जो बिल्कुल अनहाइजेनिक सिचुएशन है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि आप इसको छोड़ दो ताकि हम भूख ना मर जाएं। अब इस तरह के रेजिस्टेंस हम डेली फेस करते हैं। अंडरस्टैंडेबल। बहुत शुक्रिया बासित साहब, आप जो काम कर रहे हैं वो जारी रहना चाहिए और उसमें मज़ीद जो है वो तेज़ी आनी चाहिए, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे जो एंड कस्टमर है, एंड यूज़र है, आम आदमी, वो जो है उसको आपको रखना होगा मुकद्दम। और हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि सिर्फ बुला के और उनको कर दे। मेरा सवाल बासित साहब से ये भी था, वो कभी आगे करेंगे कि तो सिर्फ चिकन की एक चीज़ आई ना और पुलिस ने खबर दी तो फिर कार्रवाई हुई। हमारे पास एक लेड मैकेनिज़्म नहीं है कि हम महीने में इस डिस्ट्रिक्ट में कितने हमने छापे मारे, कितनी कार्रवाई हुई, और क्या वो सिर्फ इत्तला मिलने पे ही कार्रवाई होगी या फिर एक रेगुलर चेकअप
होते रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, आई एम श्योर इसके ऊपर हम मजीद भी बात कर सकते हैं। वही वाली बात, इट इज़ अनएड्रेस कि सप्लाई कैसे हो जाता है, अभी तक वो क्यों पकड़ाई में नहीं आता है। और इतना गोश्त में अगर आप 2 मन गोश्त की बात करते हैं तो 80 किलो पता नहीं कितने दिनों तक एक होटल के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, पता नहीं कितने लोगों ने उसको खाना था। तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ लाइक अ शॉर्ट टर्म थिंग कि एक किसी होटल को आपने पकड़ लिया और उसको आपने कार्रवाई कर दी। पता नहीं कितने होटलों से हम ऐसा खाना खा रहे होंगे, कराची भर में पता नहीं कितने मन मरी हुई चिकन हमने खाई। और मसला ये है कि एक कोई मसला हो तो उस पर बात करें ना। अभी ये तो मुर्दा मुर्गी की बात की, जो जिंदा जो चल रही है, जो है आपकी सेहत के लिए ठीक, उसकी कीमतें इतनी हो रही हैं कि बंदा सोचते है कि यार ये नहीं सोचे कि मुर्दा ही खा ले। करेंगे आप टमाटर की कीमत क्यों डिस्कस नहीं कर रहे फैसल? क्योंकि दोनों में एक समानता है, दोनों एक ही तरीके से हो रहे हैं। मुर्गी के पर लगे हुए हैं, टमाटर और मजीद लाल होता जा रहा है। टमाटर जो लाल हो रहा है हमारे चेहरे भी लाल कर रहा है। मजीद कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। आप टमाटर लेस खाना बनाना शुरू कर दे जब तक कि ये, और मे बी चिकन लेस टू, हम हवा पे जिंदा रह लें, एवरीथिंग लेस टू, टमाटर नहीं इस्तेमाल करें, दूध भी बहुत 4 सांसें लें, हाँ पेट भर गया, लेट्स टेक अ ब्रेक। चले, हो गया भाई, 4 सांसों में जो है वो सादिया का पेट भर गया है। नहीं मेरा नहीं भरा है, महंगाई इतनी हो गई है। ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। 2 आरज़ू में कट जाएंगे और 2 इंतजार में। दीजिए एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वाह, आपको कहेंगे खुशामदीद। रोज़ाना कोई ना कोई दिन मनाने का मकसद ये है कि उस दिन की अवेयरनेस लोगों में पहुंचाई जाए। और आज एक ऐसा दिन है सादिया कि उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। वर्ल्ड स्टैमरिंग डे, यानी हकलाहट के हवाले से आगाही का आलमी दिन। वो इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन से लेके जब बच्चे होते हैं उनमें वो चीज़ डेवलप नहीं होती, कुछ केसेस में लेटर ऑन चीज़ डेवलप होती है, फिर वो उनके कॉन्फिडेंस को शैटर करती है। और दुनिया भर में ये बात की जाए तकरीबन 7 करोड़ लोग जो है इस सिचुएशन से, देखिए मैंने इसको ना कोई बीमारी नहीं कही है, इस सिचुएशन से, दिस इज मोर ऑफ अ सिचुएशन, अब चाहे मोर ऑफ अ कंडीशन सिचुएशन। तो अब इसमें ये ज़्यादा पैदाइशी बीमारी होती है या फिर ये एक ऐसी कंडीशन है जो लेटर ऑन डेवलप होती है? क्या इसका आपकी नफ्सियात से ताल्लुक़ आता है या फिर कोई ज़िंदगी में ऐसा वाक़या होता है जो आप ले लेते हैं अपने दिल पे और वो फिर उस आपकी जो बोल चाल है उसको इफ़ेक्ट करती है? पेरेंटिंग कितना इसके पीछे एक रीज़न हो सकती है फैसल, मेरे जहन में ये आता है कि क्या पेरेंटिंग की वजह से कुछ बच्चों के ऊपर बहुत सख्त पेरेंटिंग की जा सकती है, वो पैदा नहीं होते इस कंडीशन के साथ लेकिन वो बाद में हकलाने लगते हैं। हमारी सोसाइटी उन लोगों को जो कि हकलाते हैं कैसे रिसीव करती है? क्या हम उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को मज़ीद शैटर करते हैं, मज़ीद उन्हें तोड़ते हैं कि वो कभी भी किसी जगह पर खड़े होकर एक ढंग से बात ना कर सके, या फिर हम उन्हें उठाते हैं, उन्हें खड़ा करते हैं, उनकी मदद करते हैं ताकि वो एक मिसाल कायम कर सके। और क्या ये इसका रिवाइवल भी हो सकता है? और अगर इसका रिवाइवल पॉसिबल है तो वो किस एज में? हमारे साथ आज मौजूद हैं स्पीच हिरा मन्नान साहिबा, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मैंने कोशिश की मैं इसको बीमारी ना कहूँ, क्या मैं ये सही कह रहा हूँ और क्या ये कंडीशन है जो कि डेवलप होती है लेटर ऑन? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसमें हम फैक्टर्स देखते हैं फैसल के ये आया के बाद में डेवलप हुई है या बच्चे को स्ट्रेसफुल माहौल मिला है या कोई इसके साथ ट्रॉमेटिक कोई ब्रेन इंजरी रही है। इट डिपेंड्स ऑन कि हम पहले डायग्नोसिस देखते हैं किस असेसमेंट से बच्चा गो थ्रू होकर आया है। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि कैसे पता चले, हमें जब तक कि बच्चा बोलना शुरू नहीं करेगा हमें नहीं पता चलेगा कि वो स्टटर कर रहा है या वो हकला रहा है, तो कैसे मैं फिगर आउट करूं कि एक बच्चे का जितनी जल्दी पता चल सके कि ये हकलाता है? देखें, अगर आपका बच्चा 3 महीने से ज़्यादा हो गया स्टैमर करते हुए आपके बच्चे को सादिया, तो इसका मतलब है कि आप उसे फ़ौरन कंसल्टेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि जितनी भी कॉजेज़ हैं फ़ौरन रूल आउट रहें। अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की, अर्ली इंटरवेंशन आप करेंगे आप मामला जल्दी रिजॉल्व कर पाएंगे। जितना लेट हो जाएगा ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट बच्चा पकड़ लेता है, वो उसके बॉडी ट्रिक्स पकड़ लेते हैं, सेकेंडरी बिहेवियर्स होते हैं बच्चे में, जैसे कि आंखें बंद करना, बहुत बॉडी जोक्स करना, ये सब चीज़ें जब बच्चा वंस लर्न कर लेता है इट मीन्स कि वो चीज़ें और वर्सन हो जाती हैं। अच्छा, तो कहाँ तक ये रिजॉल्वेबल होता है? मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है मैं अगर कंसिस्टेंसी से इसका इलाज करवाती रहूँ
तो ये सही हो जाएगा। देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ है माँ बाप, ठीक है। अगर तो माँ बाप बच्चे के साथ कंसिस्टेंट हैं, घर पे स्ट्रेस वाला माहौल नहीं दे रहे बच्चे को, स्ट्रेस वाला माहौल ना देना से मुराद, अगर आप बच्चे को मुसलसल स्ट्रेस में रख रहे हैं, जैसे कि ठीक बोलो, दोबारा बोलो, देखो तुम्हारा फलां बच्चा कितना अच्छा बोलता है, तुम उसकी तरह क्यों नहीं बोल सकते, आप बच्चे को एक इन्हेंसमेंट दे रहे हो उसके जहन को कि तुम कमतर हो, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ करें, इट मीन्स कि तो रिजल्ट काफ़ी देर से आएगा। क्योंकि व्हाट इज़ द की कि हमें बच्चे को टोकना नहीं है इसमें, हमें अपने आप की लर्निंग्स चेंज करनी है कि हमें अपना ही स्लोअर स्पीच रेट करना है। अब जो मेरी ऑडियंस यहाँ देख रही है उनको मैं बता दूँ व्हाट इज़ द स्लोअर स्पीच रेट इन स्टैमरिंग। ये एक बड़ी, ये समझे सबके लिए बात है, बड़ी एक अवामी आगाही की बात है ये, ठीक है। स्लोअर स्पीच रेट, आप आराम से बात करें, जैसे कि आप और मैं भी बात करें, हम नॉर्मल पेस पे बात करें। अब मैं एक स्टैमर पर्सन के साथ बात करूंगी एज अ कंसल्टेंट, तो मैं किस तरह बात करूंगी, अच्छा तो मुझे ये बताइए कि आपने कल क्या खाया। जैसे मैं अपना स्पीच रेट स्लोअर करूंगी, फ़ौरन की रिदमेटिक कॉन्फिडेंस उसका बहाल होना शुरू हो जाएगा कि ओके कोई तो बात कर रहा है जो कि मुझे रिलैक्स एंड काम कर रहा है। अच्छा, इसकी आगाही के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों भी जितना स्लो बात कर सके ताकि ये मैसेज शायद लोगों को कन्वे हो जाए। बिल्कुल। और जी बिल्कुल। अच्छा, अब मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि एक दो मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसमें वो लोग पहले सही बात करते थे, ग्रोन अप्स, मतलब 22-24 साल की एक लड़की को मैं जानती हूँ जो बिल्कुल ठीक बात करती थी, लेकिन उनकी वालिदा की डेथ हुई और उसके बाद से वो स्टैमर करने लगी, लेकिन वो ठीक भी हो गया, लेकिन उनको कई साल लगे। ये क्या होता है? ओके, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कोई ट्रॉमा, अगर आपके साथ कोई ट्रॉमा हो गया है। अच्छा, बेसिकली स्टैमरिंग क्या है, हमारा एयर फ्लो, हमारी फ्लुएंसी, ठीक है, जो ऑब्वियसली हम स्पीच थेरेपिस्ट का कुछ कुछ डोमेन हमारा स्पीच मैकेनिज्म ऑब्वियसली है, तो उसमें फ्लुएंसी है। जब आपकी वो डिस्टर्ब हो रही है तो इट मीन्स कि आप स्टैमर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपकी सांस की रफ्तार को आपके आर्टिकुलेटर से ना मैच करना, आपकी ज़बानी इससे ना मैच करना। आई नो कि दीज आर सम डिफिकल्ट टर्म्स, लेकिन क्योंकि आज आलमी स्टटर डे है तो इसलिए हम बात करेंगे कोर रियलिटीज़ की, कि असल में वजूहात क्या हैं जो कि हमारे बहुत से पेरेंट्स को या हमारे बहुत से एडल्ट्स हैं उनको नहीं पता बेसिकली यहाँ पर। ये जो आपने बात की, मैं अगर इसको अब सादा और आसान अल्फाज में ब्रेक डाउन कर सकूं। जी बिल्कुल। हम जो गुफ्तगू करते हैं, जी बिल्कुल, एक तो हमारी सांस नहीं टूटती तब तक हम अपना जुमला कंप्लीट करते हैं, और हम पॉज वहीं लेते हैं जहाँ पे हमारा जुमला कंप्लीट हुआ, हमारी सांस जहाँ तक हमें इजाज़त दी वहाँ तक उसने रोका, एंड देन ये चीज़ जो लोग इस कंडीशन में हैं, वो जो आपने बात की सांस की रवानी और उनकी गुफ्तगू की रवानी, इन दोनों को मैं कोरिलेट अगर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे साथ वो सिचुएशन नहीं है, और जो लोग देख रहे हैं जिनके साथ सिचुएशन नहीं है वो ये समझ नहीं पाएंगे। समझाना उनको ऐसे है कि इन दोनों चीज़ों का, आपकी सांस का और आपकी ज़बान का क्या रिलेशन है। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, जब हम बहुत जल्दी बात करते हैं हम कुछ वर्ड्स भी स्किप करते हैं, ठीक है। वो जैसे कि मैं जा रहा था और मुझे आना है, ठीक है, मैंने कुछ स्किप किया जो कि ऑब्वियसली आप क्योंकि कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, लेकिन जब ये बहुत हद तक ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा इट मीन्स कि वो स्टैमर में आ जाएगा, फिर बहुत तेज़ स्पीच रेट। अच्छा, फिर मैं आपको बताती हूँ, बहुत तेज़ बोलना भी एक कंडीशन होती है, ठीक है, जिसको हम क्लटरिंग कहते हैं। समटाइम्स जो स्टटरिंग या स्टैमरिंग है वो बहुत तेज़ बोलने की वजह से भी होती है। तो कहने का मकसद, अच्छा क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, क्योंकि वो लोग जो हकलाते हैं वो अपनी फ्रीक्वेंसी बहाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एट टाइम्स वो जल्दी कम्युनिकेट करने में मजीद हकलाना शुरू करते हैं, क्योंकि तो क्या उनको पहले ये सिखाया जाए कि कोई बात नहीं, बहुत टाइम है मेरे पास, तुम तहम्मुल से बात करो और हम तुम्हें सुनने के लिए। और देखें, बेसिकली कम्युनिकेशन, एक बेटर कम्युनिकेशन वे इसके लिए यही है कि हमारी रिसेप्टिव मतलब सुनने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, ठीक है जी। तो हम यही कहेंगे कि आप बात करें, वी आर हियरिंग, क्योंकि असल में ये है हमारे एक स्टिग्मा बन गया है कि जो जहाँ हकला रहा है उसका फ़ौरन मजाक उड़ रहा है, ठीक है, या लोग इसको एक फ़न में ले रहे हैं, उनको नहीं पता कि किसी के साथ ये कंडीशन है। अच्छा, मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा इन्हेंस करना चाहती हूँ इस टॉपिक को। यहाँ पर मैं ये बताऊँगी, बेसिकली लोगों को पता कैसे चले हमारा बच्चा हकला रहा है, उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। एक वर्ड की जैसे मुझे है, मुझे रेपिटेशन होना, या मुझे रेपिटेशन होना, या मुझे ये रेपिटेशन होना। बेसिकली जब आप अपने बच्चे में या किसी बड़े में या कोई ऐसा पेशेंट जो कि स्ट्रोक के साथ है, ठीक है, वो रिकवर हुआ है,
उसके बाद भी आप ये देखें तो इट मीन्स के उसने फिर स्टैमरिंग डेवलप कर लिया है। सही। अच्छा हम ना सादिया इस ये जो मैम ने बात की, अगर कोई बच्चा ये कर रहा होता है ना, हम उसको उसकी क्यूटनेस समझते हैं। बिल्कुल ऐसा एट टाइम्स ये भी होता जी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फैसल। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि पहले तो हम ये समझते थे ये बहुत प्यारा वे है बच्चे को बोलने का, हमें प्यार आता था तो हम इसकी तरह और नकल उतार के बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यू जस्ट गॉट वेरी गुड दिस डिराइव्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बाहर के फर्ज कीजिए कोई मुल्क है, वो जो उसकी माँ है वो उसको इस तरह तो नहीं कहती डोंट किलाई बेबी, डोंट किलाई। हाँ। ये हम कर रहे होते हैं। हाँ। उठो बेटा, बेटा को जब हमने बेटा कर दिया, जस्ट उसको प्यार आ रहा है, हाँ, तो वो उसके लिए मजीद इनकरेजिंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये गलत प्रोनाउंसिएशन बच्चा कर रहा है तो भी माँ बाप हंस रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग अपना खुद इसे हम आर्टिक कहते हैं बेसिकली स्पीच टर्म्स में। तो जब बच्चा खुद आप तोतले बन के बोल रहे हैं बच्चे के साथ, उसको वही बिल्कुल कॉग्निटिव अपने उसमें डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बच्चे के आर्टिकुलेटर भी उसी तरह निकलते हैं। ठीक है, वो तोतलाहट के साथ। एक चीज़ मेरे जहन में अभी आ रही थी, कभी क्या होता है सिंस आई हैव किड्स, जैसे आप कह रही है मुझे को लंबा कर देना, कभी उनके सोचने की सलाहियत पर भी क्या हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि बच्चे को पूरा जुमला जहन में नहीं है और उसने कुछ सोच लिया है बट वो अभी स्टिल आर्टिकुलेट कर रहा है कि उसे डिलीवर क्या करना है, उसको और स्टैमरिंग को मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बताती हूँ सादिया, बेसिकली जो स्पीच डेवलपमेंटल एज होती है ना, मतलब कि स्पीच बनने की एज, ठीक है जी, वो होती है 2 से लेकर 4 साल की उम्र तक। ठीक है, 2 से लेकर 3 साल की उम्र तक कह ले, कुछ बच्चे 4 साल तक भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है वो ऐसा कुछ हम उसे डिलेड में नहीं डालेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं डालेंगे कि बच्चे में ख़राबी है कुछ। उस वक्त बच्चा बोलना सीख रहा है, वो सीख रहा है, वोकैबुलरी पकड़ रहा है, तो क्या होता है बेसिकली आर्टिकुलेटर इतने छोटे और इतने मोटर इतने छोटे होते हैं ना, बच्चा बहुत जल्दी बोल नहीं पा रहा होता। अगर तो वहाँ उसको स्टैमर बहुत स्ट्रेसफुल माहौल मिला, ठीक है, जहाँ से बच्चों की डेवलप होती है बेसिकली स्टैमरिंग, बहुत बच्चों को स्ट्रेसफुल माहौल मिला, जल्दी बोलो, सही से बोलो, प्रॉपर बोलो, क्या करो, हरी में है सब, अम्मी को जॉब पे जाना है, अब्बू को जॉब पे जाना है, बच्चे कभी सिर्फ हम ध्यान नहीं देते, बच्चा बोल रहा होता है, जुमला मुकम्मल कर रहा होता है और हम दूसरे काम में लग जाते हैं, हम बोर हो गए। हाँ, और हम उसका जुमला मुकम्मल कर देते हैं कि बात खत्म हो जल्दी। ये बेसिकली कुछ नॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं जहाँ से हम बोलते हैं ओके ये ट्रिगर पॉइंट्स है, आप इस चीज़ को, वही चीज़ इन्वायरमेंटल है तो आप इस चीज़ को ख़त्म करें और कोशिश करें अपने बच्चे के साथ प्रॉपर बात करें आप, ठीक है, उसको टाइम दें, उसको बोलने का टाइम दें। ठीक है, फिर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही यूज़फुल किस्म का हमारा सेगमेंट रहा है। और उम्मीद हम ये करते हैं कि वो तमाम तर वालिदैन जिन्होंने ये देखा है, जिन तक ये सोशल मीडिया के मीडियम से पहुँचेगा, वो इस चीज़ को ना ही मजाक के तौर पे ना ही क्यूटनेस के तौर पे लेंगे, बल्कि वो इस चीज़ को देखेंगे कि अगर कोई चीज़ प्रोलॉन्ग हो रही है, कोई चीज़ लंबी हो रही है, तो उसको एड्रेस करें रादर देन क्या बाद में जाके कहें कि यार ये तो अब काबिल ही नहीं है कि एग्जैक्टली, और अपने बच्चे के लिए मुश्किल पैदा करें, आप अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो, सो यू नीड टू एड्रेस दैट एंड विद दैट वी आर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। कहेंगे आपको एक बार फिर खुशामदीद। और जब हम बात करते हैं औरतों के शाना बशाना मौजूद होने के, अपनी सोसाइटी में उनको ज़्यादा इंक्लूजन देने के, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं कि उनको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जाता है, उनकी इंक्लूजन को सराहा जाता है और उनके काम को सराहा जाता है, एट द सेम टाइम येट हमें ऐसा लगता है कि ख़ातीन को एक प्रॉब्लम की तरह भी परसीव किया जाता है कि जी इसकी तो अभी शादी हो जाएगी तो फिर इसको छुट्टियां चाहिए होगी, फिर इसके बच्चे हो जाएंगे तो पता नहीं है काम कर पाएगी या नहीं, जब इसके बच्चे होने वाले होंगे तो इसको मैटरनिटी लीव्स देनी होंगी या नहीं देनी होंगी, क्या पेड मैटरनिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सो ये वो सारे मामलात हैं जो मुझे ऐसा लगता है जब ख़ातीन को, हम ये तो चाहते हैं कि वो काम करें, लेकिन उनके जो साइड इशूज़ हैं उनको इशूज़ भी नहीं कहना चाहिए, जो या आई वुड से रादर कि ये इशूज़ नहीं होते, उनको इशूज़ बना दिया जाता है, या जो उनके राइट्स होते हैं उनको इशू बना दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको खासे मसाइल का सामना करना पड़ता है। कानून के मुताबिक जो मामूल की छुट्टियां हैं उसके अलावा खातून ज़चगी के बाद 90 से 120 दिन तक की छुट्टियां ले सकती है और कोई भी उसको ये हक लेने से रोक नहीं सकता। पाकिस्तान का लॉ बर्खास्त नहीं कर सकता जी, और बर्खास्त भी नहीं कर सकता। बट आई नो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ये काम कर चुकी हैं, वो हायर इसलिए नहीं करती खातून को क्योंकि वो ये परसीव करते हैं कि क्योंकि ये खातून है तो आगे जाके ये चीज़ें होंगी, एंड देन आप उनके जाके
उनके गोल्स एंड मोटोज देखे ना उन ऑर्गेनाइजेशंस के, जहां पर एक खातून कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए जॉब नहीं दी जाती क्योंकि उससे सवाल इंटरव्यू में ये किया जाता है कि आप शादी कब करेंगी, और फिर जब वो बताती है जी मैं 1 साल में मेरी शादी है, तो उन्होंने नहीं फिर तो आपको शादी की छुट्टियां भी चाहिए होंगी, और फिर शादी के बाद तो आपके बच्चे भी हो जाएंगे. सो आइदर द वुमेन हु हैव ग्रोन किड्स और आइदर द वुमेन हु आर नॉट गेटिंग मैरिड इन नेक्स्ट 5-6 ईयर्स. बट इससे मुझे एक केस याद आ गया जहाँ पर रिसेंटली एक केस हुआ जहाँ पर एक खातून को उनकी मैटर्निटी नहीं दी जा रही थी और उसकी वजह से उनको कहा गया कि जी वी डोंट नीड यू एनी मोर, हमारे साथ एग्जैक्टली अब आप हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है. ये केस कैसे जीता गया, इसमें किस तरह से काम किया गया और इससे कितना कॉन्फिडेंस उन खातून को मिलता है जो कि वर्किंग वुमेन है और उनकी मुश्किलात भी हैं, आज इसको ज़रा हाईलाइट करेंगे. हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है बैरिस्टर रिदा ताहिर, माहिर कानून है. इनसे एक तो स्पेसिफिकली इस केस के बारे में भी जानेंगे, वो ये कि किस तरह से उन लोगों को हेल्प कर सकती हैं और लोग क्या मदद हासिल कर सकते हैं. ऑल आर क्वेश्चंस जो है. अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. गुड मॉर्निंग. इट्स वंडरफुल. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन. मुझे ज़रा इस केस के बारे में बताइएगा थोड़ा सा, अगर हम इसे हाईलाइट कर सके कि ये केस क्या था एंड आप इसको कैसे टेकअप कर पाए, किस तरह से मदद कर पाए. सो बेसिकली ये केस वर्क प्लेस हरासमेंट का जो कानून है 2010 में उसके तहत इनिशिएट किया गया था, जो एक पूरा प्रोसीजर बताता है कि जो ख़वातीन वर्क प्लेस पे हरासमेंट फेस करती हैं वो कैसे उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती हैं. ये एक सिविल लॉ है. रिसेंटली इसको अमेंड भी किया गया था और ये जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर है ये रिसेंट अमेंडमेंट में डाली गई थी. इससे पहले ये कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कानून सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट तक महदूद है. लेकिन उसके बाद जब इसे अमेंड किया गया तो जो ख़वातीन डिस्क्रिमिनेशन अपने जेंडर की वजह से फेस करती हैं, जिसमें ये कानून भी शामिल था, तो ऐसे केसेस टेकअप करने की पावर ओम्बड्समैन के पास आ गई. इसका प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि आप डायरेक्टली ओम्बड्स पर्सन के पास नहीं जाते, बल्कि जिस अदारे में आप काम कर रहे होते हैं उसी की इंटरनल इंक्वायरी कमेटी के सामने पहले अपना केस लेकर जाते हैं. अगर वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं जो वो डिसाइड करते हैं तो फिर उसके बाद आप वफाकी जो हैं आपके ओम्बड्समैन उनके पास आप जा सकते हैं अपना केस लेके. और ये डिसीजन उस लेवल पे थी. अगर यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल अगर रेमेडी ना मिले तो इसके बाद ये भी रेमेडी है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, या अगर प्रोविंशियल लॉ है तो आप गवर्नर के पास भी अपना केस लेके जा सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा कानून है और ये पहला केस इस कानून के सामने हमने देखा जो स्पेसिफिकली मैटरनिटी लीव के बारे में बात करता है. रिदा, मैं आपसे ये ज़रूर पूछता, लेकिन मेरे जहन में आगे पूछना है ना आपसे ये था कि अगर कोई इंटरनल कमेटी ना हो तो, बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस टॉपिक लास्ट नाइट, उसी वक्त एक सवाल आ गया था मेरे जहन में. केस जीत लिया, वेल एंड गुड. 10 लाख कहा गया है जिसमें से 8 खातून को और 2 जो हैं वो कहाँ दिए जाएंगे. 2 लाख ट्रेजरी में दिए जाएंगे. ठीक है. अब उसके लिए उस इदारे में सरवाइव करना, माई पॉइंट इज कि क्या ये कानून उसको एक प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि वो तो उस इदारे से केस जीती है और हमारे यहाँ तो हमारी नाक ज़्यादा ऊंची है रादर देन द कानून. तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है फिर उस इदारे में सरवाइव करना, और क्या उस पर कोई लीगल कवर है उसके पास. जी बिल्कुल. उनको दोबारा उनकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर रीइंस्टेट किया गया, तो उनको टर्मिनेट कर दिया था ओम्बड्समैन के डिसीजन के बाद. उन्हें ना सिर्फ ये डैमेजेस मिले फ़ाइन के तहत बट उन्हें रीइंस्टेट भी कर दिया गया. अब जब वो वापस अपने वर्क प्लेस पे जाती हैं तो आई थिंक वो एक डिग्निफाइड मैनर के अंदर वापस जा रही हैं, बिकॉज उन्होंने डिसीजन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ ली. उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको फ़ाइन दिया और वो उसमें वापस जाके रीइंस्टेट हुई. तो आई थिंक दैट इज़ अ विन फॉर दैट वुमेन एंड शी इज़ इन अ वेरी डिग्निफाइड way she is returning back to her employment, and she is an example for a lot of women. एंड फॉर इन द फ्यूचर अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई भी काम करती है, कोई भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन करती है, नॉट ओनली रिलेटेड टू मैटरनिटी लीव बट इन एनी अदर वे, फॉर एग्जांपल अगर प्रमोशन को विदहोल्ड किया जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमेन, वर्किंग आवर्स को चेंज किया, इक्वल पे नहीं दी, इक्वल आवर्स नहीं है, तो दैट मीन्स के अ लॉट ऑफ द वुमेन वर्किंग नॉट ओनली इन दैट ऑर्गेनाइजेशन बट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नो दैट देर इज़ अ वे फॉरवर्ड. And when she goes back, she still has access to the internal inquiry committee. So if she is facing continued harassment just because she won a case, she can go back and she can claim her rights again. Right. आपने जब ये शुरू किया था तो आपने कहा था सेक्सुअल हरासमेंट कि आगे हमें नहीं पता होता, लाइक कोर्ट भी वाज नॉट टेकिंग इट अप. व्हाट इज़ सोशल हरासमेंट? लोगों को नहीं पता होता है कि
सोशल हरासमेंट होती क्या है, या सोशली किसी को तंग करने के साथ हरासमेंट का वर्ड क्या जोड़ा भी जा सकता है, और क्या खातन जो है सोशली हरास होती हैं? सो बेसिकली आई वाज सेइंग अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट के पहले जो सेक्सुअली हरासमेंट फीमेल्स फेस करती हैं अपने वर्क प्लेस के ऊपर, वहाँ तक ये कानून महदूद था। अब इसके एम्बिट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऐड कर दिया गया। उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी कि अगर आपकी वेजेस में कमी है, इफ़ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर एंड अ फीमेल इज़ वर्किंग एंड अ मेल इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर, बट उनके लिए वेजेस कम हैं, उनके लिए बेनिफिट्स कम हैं, या उनके पास जो पेट्रोल की लिमिट है या गाड़ी अगर उनको नहीं दी गई, इवन दो शी इज़ एट द सेम डेजिग्नेशन, शी इज़ वर्किंग द सेम आवर्स, तो यू आर टारगेटिंग हर बिकॉज ऑफ हर जेंडर। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। रिता, अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जाहिर सी बात है, वो माएँ जो वापस आती हैं आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, उनको सिर्फ ना सिर्फ वो 90 से 120 दिन की छुट्टियाँ, बल्कि उसके बाद भी उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाना, वो भी एक इदारे की ज़िम्मेदारी, क्योंकि इदारा जो है वो आपसे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जितने भी आप काम ले रहा है, उसकी इन रिटर्न ज़िम्मेदारी होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखे। सो माय क्वेश्चन इज़ के एक बार हो गई सारी चीज़ें एंड ऑल, उसके बाद अक्सर पाकिस्तान में जो बहुत सारे इदारों में अनप्रोफेशनलिज्म नहीं है, लेकिन जहाँ पे है उसके बाद अब वो ये चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं कि चलें जी, एक केस तो हम हार गए, अब आगे वो इस तरह का ना बना लें कि जी अब हमें हायर करना ही नहीं है खातून को। तो एक तो चीज़ हम केस उस पे हुआ ना कि जो इवेंट हो गया, इस चीज़ को इंश्योर कैसे किया जाए एक इदारे में कि जो डाइवर्सिटी है, जेंडर डाइवर्सिटी है, उनकी इंक्लूजन जो है वो प्रॉपर रखी जाए, इसको कौन एड्रेस करेगा? सो बेसिकली इसको जेंडर सेंसिटाइजेशन के थ्रू एड्रेस किया जा सकता है, और बहुत से अदारे इस चीज़ को समझते भी हैं, क्योंकि बहुत सी स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं। ILO की एक स्टडी के मुताबिक अगर आप एक डाइवर्सिफाइड वर्क प्लेस रखते हैं जिसमें ख़वातीन भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी 60% तक इंक्रीज़ होती है, एंड दैट इज़ अ मैसिव इंसेंटिव फॉर एनीबडी। देन सेकेंडली, बहुत से ऐसे अदारों में ऐसे प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल होते हैं जिसके लिए फ़ीमेल्स का पर्सपेक्टिव और मेल्स का पर्सपेक्टिव दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब तक आप किसी प्रोडक्ट के अंदर, वेदर इट्स फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स, जब तक आप ख़वातीन के पर्सपेक्टिव नहीं डालेंगे, तब तक यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट प्रॉपरली, बिकॉज वुमेन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, एंड फ्राम दोज लाइफ एक्सपीरियंसेस आप अपने बिजनेस में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं थ्रू मोर मोटिवेशन, थ्रू मोर डाइवर्सिफिकेशन। ऐड अ डे केयर रूम इन द ये कानून भी कहता है, फॉर एग्जांपल जो सिंध का कानून 2018 के अंदर आया, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, वो ये कहता है कि जो जिस भी अदारे में 10% एम्प्लॉयज़ हैं, और वो एम्प्लॉयज़ का वर्ड इस्तेमाल करता है, नॉट जस्ट फीमेल, वहाँ पे डे केयर सेंटर होना ज़रूरी है। डे केयर सेंटर के अंदर CCTV फुटेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद में कानून पास हुआ है, वो मैटरनिटी के साथ पैटर्निटी बेनिफिट्स के हवाले से भी बात करता है। तो इवन आपकी जो बच्चे को ग्रोइंग की ज़रूरत होती है, उसमें एक शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, नॉट जस्ट अ मदर। तो वहाँ पे आपके लिए पैटर्निटी लीव्स देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सब लोग इस चीज़ को समझ सकें कि बच्चों का जो रोल होता है, उनका जो पालने का रोल होता है, वो दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 30 days लीव फॉर फादर एज वेल, बट नहीं ऐसा हो पाता। सो क्या इन केसेस आपकी अपनी रिसर्च क्या है कि हमारे यहाँ ठीक है, आई मीन इस बात का तो कहा जाता है कि ख़ातीन को चलो हायर ही नहीं करो, इसके बच्चे पैदा हो जाएंगे, हम इसके बच्चों की कैसे देखभाल करेंगे, या ये मैटरनिटी लीव पर जाएगी, हमें इसे पे करना पड़ेगा, छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी। लेकिन एक फ़ादर को जो कि एक एम्प्लॉई है, उसको छुट्टी ही नहीं मिलती, उसको कहा जाता है कि आपको छुट्टी मिलेगी ही नहीं, बिकॉज यू आर नॉट नीडेड, इट इज़ नॉट इवन कंसिडर्ड कि फ़ादर की ज़रूरत है बच्चे पालने में हमारे माहौल में। सो क्या उसको भी लीगली टेकअप किया जा सकता है? वो किस तरह से? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जो वर्क प्लेस हरासमेंट का कानून है, वो जब अमेंड हुआ रिसेंटली, तो इवन दो इस कानून के अंदर लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट, बट इट अप्लाइज टू ऑल पर्सनस, जिसमें मेल पर्सनस, ट्रांसजेंडर पर्सनस, फीमेल्स सब शामिल हो जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्यूचर में देखें कि अगर ऐसा कोई केस आ सकता है, तो वो भी इसको उसी मैनर के साथ टेकअप कर सकते हैं। अगर पैटर्निटी बेनिफिट्स का कानून फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में है, तो वहाँ पे ये टेकअप ज़रूर किया जा सकता है अगर वहाँ पे उनको मुश्किल फेस हो रही है। ओके, बहुत शुक्रिया रिदा, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, एंड अगेन कांग्रेचुलेशन
congratulations on winning a landmark case. Yeah. No, it wasn't my case. It wasn't my case. Yeah, congratulations to the people who won Yes, it. ये who won. एक प्रेसिडेंट बनेगा आने वाले दिनों में कि आप इसको एक सनद के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें हम बना लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नहीं होती. हमें इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आया एंड दैट इज़ सच अ रिलीफ. एंड एब्सोल्युटली मेरे ख्याल में इसको अभी हमें यहाँ भी देखना होगा कि ये फेडरल से लेकर सूबों तक कितना ज़्यादा ट्रांसलेट हो पाता है या नहीं, और हर सूबा ख़वातीन के राइट्स की बात तो कर रहा है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या इकदाम उठा रहा है. ओके जनाब, एक और अदालत से जुड़ा ही केस, और जो गैम्बलिंग ऐप्स होती हैं, जुए की एप्लीकेशन, उनकी तशहीर के केस में अदालत ने जो एक यूट्यूबर हैं साद रहमान अलमारूफ डकी भाई, उनको तलब किया, उनकी वाइफ को तलब किया बेसिकली, जबकि डकी भाई के ख़िलाफ़ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चालान जमा कराया है. 20 अगस्त से एजेंसी की तहवील में है ये, जबकि उनकी जो वाइफ हैं वो ज़मानत पे मौजूद हैं. अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें सामने आ रही है ना सादिया, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. उन पे जो केस है गालबन वो ये है कि जितने उन्होंने असासे ज़ाहिर किए हुए हैं, एक तो ये वाला भी है गैम्बलिंग एप्लीकेशन वाली भी, लेकिन ये वाला भी एक इशू है कि जितने उन्होंने असासे ज़ाहिर किए हुए हैं उससे ज़्यादा तो उनका ख़र्चा चल रहा है. तो इसी पे हम मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं. हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं. खुरम मलिक, खुरम के पास चलते हैं. खुरम, अस्सलाम वालेकुम. ज़रा बताएं कि ये जो पहले तो सादुर रहमान का केस है, ये सिर्फ जो गैम्बलिंग ऐप्स है उसकी हद तक महदूद है या इसके अलावा भी इन पे चार्जेस हैं? बिल्कुल जी, बड़ा अहम केस है और तकरीबन 64 दिन हो चुके हैं डकी भाई जो है वो हिरासत में है, और 22 दिन पहले इनका जो है वो फिजिकल रिमांड NCCIA को मिलता रहा, और अब तकरीबन 42 दिन से ज़ायद का अरसा हो चुका है और ये अब जुडिशल रिमांड पर है. गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इनकी हायरिंग थी और इनका चलान जो है वो NCCIA की जानिब से जो है वो जमा करवाया गया, जिस पर चलान में इनको गुनहगार जो है वो ठहराया गया और इनके साथ जो इनके मैनेजर हैं उनका जिक्र भी किया गया, और उनकी अहलिया अरूब जतोई को जो है उसको भी जो है वो कसूरवार ठहराया गया. जबकि गुज़िश्ता रोज़ इनके ना मैनेजर ना अरूब जतोई जो है वो अदालत के रूबरू जो है वो पेश नहीं हुई. और उनके वकील के मुताबिक के जो सादुर रहमान है उनको जो है वो जाहिर है उनके लिए अभी बेल जो है वो अप्लाई नहीं की गई, और आइंदा चंद दिनों के बाद जो है वो हाई कोर्ट में जो है बेल इनकी दायर की जाएगी, क्योंकि जो दीगर सेशन कोर्ट है और लोअर कोर्ट थी उधर से इनकी बेल जो है वो रिजेक्ट हुई थी, जिसके बाद जो है काफ़ी देर स्टे किया गया है. यकीनन जो इनके वकील हैं उनसे सवाल भी किया गया कि आप लोग बेल जो है वो क्यों दायर नहीं कर रहे, क्योंकि NCCIA ने इनको जो है वो गिल्टी लिख दिया है, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो चार्ज बहुत बड़ा है, और ये जो ऑनलाइन जुआ गेमलिंग ऐप है उनको जो है फ़रोग़ दे रहे थे, और नौजवान जो पाकिस्तानी नौजवान है उनको जो है वो तबाह कर रहे थे और उसको उस तरफ जो है वो रागिब कर रहे थे. तो इन पर जो है वो तकरीबन जो मनी ट्रेल अभी तक ये नहीं दे सके ज़राए के मुताबिक, $3,26,000 जो हैं कुंडी साहब, ये अभी तक उनकी मनी ट्रेल जो है वो NCCIA और अदालत को जो है वो पेश नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक जो है वो जेल में है. इनके वकील से सवाल किया गया कि डकी जेल में जो है वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारा, तो उनकी जानिब से बताया गया कि डकी वहाँ पर आम कैदियों की तरह जो है वो वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहा है, और आम कैदियों की तरह जो है वो इसको जेल के अंदर जो है वो रखा गया है. सोशल मीडिया यूजेज के ऊपर खुद मुझे बताइएगा कि उसके ऊपर भी क्या कोई पाबंदी होगी, इनके चैनल्स जो चल रहे हैं उसके लिए भी बताइएगा. जी बिल्कुल, इनके जो तमाम अकाउंट्स हैं उनको जो है वो अभी फिल वक्त फ्रीज किया गया है, बंद किया गया है, और इनके जो बैंक अकाउंट हैं और जो डिजिटल करेंसी अकाउंट है उनको भी जो है फ्रीज किया गया है, और यकीनन इन पर पाबंदी जो है वो लगने का इम्कानात हैं कि इन पर डकी पर और डकी समेत जो दीगर यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की गेमलिंग ऐप और जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा. और ठीक है, बहुत शुक्रिया इस वाले से आप हमें अब इनके खबर थोड़ा टाइम. चलिए इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त. अब आपसे मुलाकात होगी कल. रखिए अपना ख्याल. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.